अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो भाई मैं आप तमाम तो लोगों से कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें। ये वेदर ऐसा है, बारिश नहीं भी हो रही, मानसून का महीना है और हर बंदा जो है ना वो खांसी की शिकायत कर रहा है, गले में दर्द है। मेरे खुद बुखार, लोग कह रहे हैं कि जी बुखार हो रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट नहीं आ रही। लेकिन आप लोग कुछ तो सोचें कि ये मानसून का महीना है और मानसून के महीने में जितना अवॉइड किया जाना चाहिए समुंदर को, आप लोग उतना ही जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने हॉक्स पे देखा, 2 नौजवान डूब गए। अभी सी व्यू पे 3 नौजवान डूब गए हैं। ये मैं आपको कोई हफ्ता पुरानी बात भी नहीं बता रही, ये परसों की बात है। खुदा के लिए अपने माँ बाप पे रहम करें। ये जो मानसून में आपको पता है, ये जो समुंदर है ना, ये बिल्कुल उसके तेवर ही बदल जाते हैं। इसका मिजाज ही कुछ और होता है। जो इसकी लहरें होती हैं ना, वो बहुत जालिम हो जाती हैं। आप अपनी तरफ से तफरी करने के लिए जाते हैं, आप कहते जी चलो हम समुद्र में तैर के लोगों को दिखा देते हैं या कुछ भी। आपको पता भी है ये जो लहर आ रही है ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप तो नहा लिए, डूब गए। उन माँ बाप का सोचो जो बाद में आपकी लाशों को ढूंढने के लिए दिन रात लगा देते हैं। खुदा के लिए मतलब ये जो आप एकदम से हीरो बन रहे हैं ना, ये हीरो बनना छोड़ दें। ये वो टाइम नहीं है। मैं कल लिटरली हमारा शो ख़त्म हुआ ना और हम ये डिस्कस कर रहे थे, अच्छा जी अभी गर्मियों की छुट्टियों में और इजाफा हो गया। तो हमने कहा अच्छा ये अब फिर 15 अगस्त तक बात जो चली गई ना, इसका मतलब लोग और सी व्यू जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, लोग और हॉक्स पे जाएंगे। खुदा के लिए ये मत करें, ये मत करें। हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। फैमिलीज़ भी अवॉइड करें। बच्चों में लोगों को देखती हूँ, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके पानी के अंदर घुस रहे थे। अरे भाई मत करें, ये ना करें। पानी की लहरों में पता नहीं क्या एनर्जीज होती हैं, वो आपको ऐसे बहा के लेके जाती हैं कि आपको समझ भी नहीं आती। सेकंड्स की बात होती है, सेकंड्स की बात, एंड यू आर गॉन फॉरएवर। कोई नहीं बचा सकता आपको। वो याद नहीं, यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है जिनका क्या कहा जाता है जी, अपना प्राइवेट समुंदर है उनका। वहाँ पे भी आपने देखा हुआ है कि बाप बच्चा दोनों साथ थे, डूब गया बाप बच्चे को बचाते हुए। कुछ नहीं कर सके आप, कुछ नहीं कर सके आप। तो खुदा के लिए इसको आपने रिस्क नहीं लेना। एक और चीज़, मैं आज जो शो करने जा रही हूँ, मैं हैरान हूँ कि भाई वैसे हम जब भी जिस मर्ज़ के वाले से आज मैं बात करने जा रही हूँ, हम जब भी इस मर्ज़ के वाले से बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हमारे जहन में आ जाती है कि अच्छा जी वो लोग जो 55 से ऊपर होते होंगे। अच्छा जी ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी अगर होती है तो चले वो भी 40-45 के बाद जाके शुरू हो जाती है। लेकिन नौजवानों में इतना मसला आ गया है इन जोड़ों के दर्द का। पहले सुनते थे जी कोई बुज़ुर्ग हैं, अच्छा जी जोड़ों का दर्द है, वजह क्या है, अच्छा जी ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, बूढ़े हो गए हैं ना तो जोड़ों का दर्द है। मतलब अब नौजवान लोग हमें कह रहे हैं कि भाई हमें जोड़ों का दर्द है, इस पर शो करें। तो मैं तो हैरान हो गई हूँ कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं कि मतलब एक मर्ज जो कि बुढ़ापे में आने वो अभी आके में लग गया है। एक्सपर्ट्स का तारुफ कराते चलो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, आप तमाम दिन कुलुम जानते हैं। हिकमत के वाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ गालिब भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप और हिजामा एक्सपर्ट डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ रंगों की थेरेपी बहुत मैटर करती है, दुनिया जानने से हवाले से बात हो रही है, डॉक्टर नजरी इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन फरहान साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ डॉक्टर इरम तनवीर मौजूद हैं, जनाब फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और ये आपको बताएंगी भी कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हम गलती करते हैं अपने रोज़ के पोस्चर्स में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी आप सब लोगों से कि हम आखिर ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि एक मर्ज़ जो कि कहते थे बुढ़ापे का मर्ज़ है जोड़ों का, वो जवानी में लोगों को लाहक होने लग गया है। वालेकुम सलाम मदिया। सबसे पहले मैं ये कहना थैंक यू करना चाहूँगी फॉर द इनविटेशन। सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन है कि ये मर्ज़ हमें क्यों है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपकी लाइफस्टाइल। आपने अपने लाइफस्टाइल को ऐसे मॉडिफाई किया हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अर्ली एज में मिलती हैं। लाइक यंग जनरेशन्स में जो डिज़ीज़, जो बीमारी आपको 30-35 के बाद मिलती है, वो आजकल आपको यंगस्टर्स में मिल रही है। इवन 30 ईयर्स तक लोग इतने हड्डियों के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होते। आजकल आपको 30 हाँ, क्योंकि वो 30 साल तो भी यंग कंसीडर
30 साल वाले भी यंग होते हैं, तो इसमें भी अगर हड्डियों का दर्द आ जाए, क्योंकि ये हम सुनते थे जी 50, 55, 60, 80 तब सुनते थे। एग्जैक्टली तो उसमें बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल में हमने ऐसी मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, हम एडवांसमेंट की तरफ चले गए, फिजिकल एक्टिविटी को हमने छोड़ दिया है, हम वर्जिश नहीं करते, हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं, ज़्यादा देर तक बैठते हैं, अगर बैठते हैं तो फिर उठते नहीं हैं, खाते हैं तो लेट के खा रहे हैं, ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर लिया है जो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का वजह बन सकता है और लॉन्ग टर्म में हमें उसके इफ़ेक्ट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, उससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है बल्कि ओवरऑल आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो दूसरे आपके मामलात हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं बच्चों में भी देख रही हूँ, बच्चों को भी जॉइंट्स पेन होने शुरू हो गई है, ये क्या मसला हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो डाइट पर ही बात करनी चाहिए। जो हमारी लाइफस्टाइल में जो डाइट आजकल अडॉप्ट की हुई है यंग्स में, बच्चों में, जंक फूड में जाहिर सी बात है फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करती है। फिर अगर आप शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर, हाई शुगर ले रहे हैं, तो वो आपके मिनरल्स को यूरिन में एक्सक्रीट आउट ज़्यादा करवाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो मिनरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क इनटेक कम है। लोग फिज़ी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, मिल्क इनटेक नहीं करते। मेरे पास अक्सर यंग गर्ल्स आती हैं, कहती हैं हमें एलर्जी है मिल्क से, हम नहीं ले सकते। इवन ओल्ड 40 की एज के ख्वातीन भी आती प्रॉब्लम है लोगों की। ऐसा नहीं है, लोगों को बाकी एलर्जी होती है, लेकिन देखें रियल एलर्जी 1% लोगों में होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं हम नहीं पी सकते, हम वी डोंट लाइक द टेस्ट और समथिंग लाइक दैट। ऐसा है गालिब साहब कि 1% लोगों में, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ वो बेचारे नहीं डाइजेस्ट कर पाते दूध को, फिर उनको आलमंड मिल्क दूसरी चीज़ें उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है बेसिकली, जिसकी वजह से दूध हजम नहीं होता। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रही हैं, मैंने भी अक्सर पेशेंट्स में देखा है कि टेस्ट डेवलपिंग जो बचपन में हो जानी चाहिए वो नहीं होती। हम बचपन में अपने बच्चों को नॉर्मली कुछ ऐसी चीज़ मिला के दे रहे होते हैं जो कि शुगरी आइटम होता है, जैसे कि कुछ सिरप्स हो गए या कुछ इस तरह के पाउडर्स हो गए जो मिला के हम दे रहे होते हैं। उसकी वजह से शुगर कंटेंट भी बहुत बढ़ जाता है। और नॉर्मली अगर मैं देखूं अपने रूटीन ऑफ लाइफ में, हम लोग टीन एजेस में ख़ास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एज जो वज़न है वो बढ़ने की वजह से या रिलेक्टेंट हो गए बहुत सारी चीज़ों में इस हवाले से, जिसकी वजह से हम डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत कम कर देते हैं, जैसे कि दूध, दही या जो स्किम्ड मिल्क की तरफ चले जाते हैं। वो भी नुकसानदेह है क्योंकि हड्डियों को दूध की, कैल्शियम की और डिफरेंट मिनरल्स की ज़रूरत है। यानी कि अब जैसे पहले लोग इतना डाइट कॉन्शियस नहीं होते थे, अब वाकई बहुत लोग डाइट कॉन्शियस हो गए। नहीं जी हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, हमने देसी घी नहीं खाना, तो वो भी एक बड़ी वजह है कि जो हमें इतने जोड़ों के दर्द लेके बैठ गए। बहुत बड़ी वजह है। अगर मैं कंपेयर करूं, जो हमारी अम्माएँ हैं जो 60 साल 55 साल 60 साल की हैं, आज जितना काम वो कर सकती हैं आज 25 से 30 साल की लड़की नहीं कर सकती। वो वजह यही है कि जो पिछला 20 साल गुजरा है, हमने इतनी चीज़ें, एक तो जो एक सर्कुलेशन है ना, खाना जो प्रोडक्शन है बेसिकली फूड की, जिसमें अगर हम देखें तो जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी अनाज हैं, वो GMO सीड से हो रहे हैं, वो उतने ताकतवर नहीं रहे जो कि आज से 30-40 साल पहले हुआ करते थे। देन फिर हमने भी कुछ तब्दीलियां अपनी डाइट में इस तरह की कर ली हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं अपनी हेल्थ वाइज। अपने आप को देखें अगर तो जिगर की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, डिफरेंट किस्म के बहुत सारे इश्यूज़। देन अगेन मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सर्वाइकल के पेशेंट्स की जो कैफियत है या बहुत जो एक रोटेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम गलत पोस्टर में बैठते हैं, लंबर के इश्यूज़ भी आते हैं, मोबाइल यूँ करके बैठे हुए हैं या टेढ़े होकर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, नैप पोजीशन में हैं तो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ भी सर्वाइकल इश्यूज़ में एक बहुत अमल रख रहा है। आजकल तो मैं देख रही हूँ बच्चों के अंदर भी, मतलब छोटे, फिर मैं सोचती हूँ कि मे भी शायद मैं अगर अपना बचपन देखूँ तो मेरे बचपन में तो चले मैं बाहर भी खेलती थी, सब करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे के पास तो बाहर वाली फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है ना उनके पास। और देखें, और दूसरी बात है गूगल डॉक्टर। आप गूगल करते किसी भी मर्ज के लिए, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए किसी के लिए भी, तो सबसे पहले होता है डेयरी नहीं खाना। ठीक है, तो उसकी क्या करते हैं, वो डेयरी को अवॉइड करते हैं। ठीक है, उससे फिर आपकी हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल बिल्कुल हमने चेंज कर लिया है। रात को जागना, दिन भर सोना, वर्क एट होम की वजह से या जिस तरह बहुत सारे वजूहात की वजह से, जैसे हमारा क्या लैपटॉप के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप किसी अपने बच्चों से भी बात करते तो सबसे पहले वो गूगल करते हैं, और गूगल में आपको पूरी मालूमात नहीं मिलती, और जिसकी वजह से देखिए डिफरेंट थ्योरीज होती है ना, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज डाली है। उसमें फिर कैल्शियम इंटेक अगर आप
दूध के जरिए नहीं कर रहे तो दूसरे जराए से तो आपको लेना चाहिए ना, वो भी नहीं लेते। अच्छा, ये दूध के अलावा कैल्शियम अगर हमने लेना है तो हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं? देखिए मैं बहुत आसान कर देती हूँ, अल्लाह गफूर रहीम ने जितनी भी सफ़ेद चीज़ें बनाई है ना उन सब में कैल्शियम। मतलब चावल में भी फिर तो कैल्शियम बिल्कुल है। चावल में नहीं है? नहीं, चावल में कैल्शियम नहीं। ब्राउन राइस में आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स सबसे कार्ब्स ज्यादा ज़्यादा होते, स्टार्च ज़्यादा होते, कैल्शियम सबसे है। ज्यादा कैल्शियम है आपको daily बनाना में, तो केले वो में। वाइट है नहीं है? व्हाइट तो है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स है और पोटेशियम है, पता नहीं क्या क्या मैग्नीशियम फाइबर है, लेकिन ग्रोथ भी करेगा बच्चे की, हेल्थ भी करेगा, हड्डियों का दर्द चले जाएगा। अंडे की वो अंडे सफेदी में में है। सफेदी में। हाँ, अंडे उसमें की प्रोटीन का कंटेंट हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी तो Egg whites फार्म ही अंडे बात मैं हैं। सेट करूंगा। गूगल डॉक्टर की बात की डॉक्टर बिल्किस ने। गूगल में अगर हम सिर्फ एक चीज़ डालें ना, सर का दर्द, तो सर के दर्द के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिसमें आंखों की कमजोरी भी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, साइनसाइटिस हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है। लेकिन जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो वो एक सर्च इंजन है जो कि डिफरेंट वेबसाइट से एक वर्ड निकाल के लेकर आ जाएगा। अक्सर बीमारियां, आप कोई भी बीमारी सर्च करें, वो एंड रिजल्ट आपको जो देगा वो ट्यूमर, कैंसर या इस तरह की बड़ी बीमारी देगा। तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई तबीब इस तरह का जो कि आपकी तमाम चीज़ों को समझने के बाद आपको डायग्नोज करे, वही पॉसिबल है। गूगल डॉक्टर बहुत खतरनाक है और डिफरेंट लोग, अच्छा यूट्यूब की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट किस्म के टोटके डिफरेंट किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास YouTube पे तो मैं तो हैरान हूँ, लोगों ने क्या कुछ बना के अपनी तरफ से डाल दिया हुआ है कि ये पी लिया मरेंगे नहीं आप, और लोग कहेंगे हम तो ये पियेंगे। वो खुद मर जाते हैं। मैं एक अननोन बंदा हूँ जिसको इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे हाथ में भी एक कैमरा है, एक मैंने छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लिया, उल्टी सीधी मैं जो बात करूंगा मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, कोई तस्दीक करने वाला नहीं है बैठा हुआ। तो प्लीज़ कभी भी इस तरह की टोटके, इस तरह की चीज़ें जो कि रिलायबल पर्सन नहीं है उसके अमल नहीं करना चाहिए, आपके लिए नुकसान होगा। सही, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप तो बल्कि हिजामा भी करते हैं, आप कि क्या देखते हैं कि पहले आपके पास जो आपके पास आने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो बताते हैं उनकी एज ब्रैकेट क्या होती है? हमारे पास देखें हर एज के ही लोग आते हैं। हमारे पास सबसे जो कम उम्र पेशेंट है वो 3 मंथ्स का है, और जो सबसे हमारे जो यानी बड़ी उम्र वाले पेशेंट हैं वो 97 ईयर्स के हैं। तकरीबन यानी पिछले 11 सालों में हमारे पास 41,000 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं। सेंचुरी कंप्लीट करे, मैं 97 का सुन के हो रही जी। अच्छा, उसमें एक देखें मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि बड़ी उम्र के, बहुत बड़ी उम्र के लोगों में हिजामा नहीं हो सकता क्योंकि उनमें खून नहीं बनता, एक मिसकॉन्सेप्शन है। हालांकि खून तो पूरी ज़िंदगी बनता है, क्योंकि आरबीसीज की लाइफ 3 मंथ्स है, तो वो तो 120 डेज है, तो मतलब यानी हो ही नहीं सकता कि वो खून ना बने। खून तो बनता रहता है, उसकी बस सिर्फ स्पीड कम हो जाती है, एज पर नीड होता है ना। जैसे बचपन में बहुत तेज़ी से बनता है, हमारा खून बनता है हमारे बोन मैरो में। बच्चों में पूरा जो उनका बोन मैरो है वो रेड होता है, क्योंकि उस वक्त में जब तक कि वो यानी बलूगत की उम्र तक नहीं पहुंचते, उस वक्त तक उनका बोन मैरो पूरा रेड होता है, वो आरबीसीज बना रहा होता है। हमारे बोन मैरो में बनता है ना खून, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो बोन मैरो उनका जो है वो बीच वाला पोर्शन येलो होता जाता है, फिर लॉन्ग बोन्स के किनारे जो हैं वो सिर्फ रेड रह जाते हैं, लेकिन वो बनता पूरी ज़िंदगी रहता है वो, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। तो हमारे पास एज ब्रैकेट तो ये कंप्लीट, यानी कि फ्रॉम मतलब मैं तो कहूँगा 0 to 100 भी हम कह सकते हैं। कुछ लोग न्यूबॉर्न में भी कर चुके हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि कुछ लोगों ने किया है। इतनी ये वैसे एकदम मेरे दिल में सवाल आया, आपने कहा 3 माह के बच्चे भी, 3 माह के बच्चे का हिजामा क्यों होता होगा? ऐसी क्या प्रॉब्लम बच्चे में होती है 3 माह के बच्चे में कि हिजामे की जरूरत? देखिए हमारे पास जो 3 माह का बच्चा आया था उसको फेशियल पाल्सी थी, फिर इसके साथ साथ उसके कान के सुराख बंद थे, उसके नाक के सुराख भी बंद थे। इस कंडीशन में वो आया था। अब वो बच्चा 5 साल का है। जब वो आया था हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सेशंस के अंदर अंदर उसकी फेशियल पाल्सी ठीक हो गई थी, उसके कानों के सुराख खुल गए थे, और उसके बाद वो सुनना शुरू हुआ, और अब वो बोलता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, चलता भी है। उसके सिर्फ नाक के सुराख भी बंद थे, वो कुछ बहुत ज़्यादा फिजिकल इशू था कि उसके अंदर गोश्त बढ़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो वो अभी तक मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ, जिसके लिए वो लोग यानी अब काफ़ी गैप से आते हैं वापस 5-6 महीने में एक मतलब। लेकिन उसका भी इलाज है वो हिजामे के थ्रू? जी बिल्कुल। हमारे पास छोटे बच्चों में, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एपिलेप्सी के पेशेंट आए। ऐसी एक बच्ची आई थी 10 महीने की, जिसको दिन में 50 मरतबा फिट्स पड़ते थे। और जब उसको एक बड़े हॉस्पिटल में वो लेकर गए, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने उसको कहा था कि ये लाइलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका हिजामा किया हमने। एक सेशन के बाद वो बच्ची जिसको 50 फिट्स पड़ते थे वो दिन में 4 फिट्स पर आ गई। अच्छा, साथ में मैं लोगों को ये भी बता दूं कि ये तो वो डेट्स चल रही हैं, अगर हम देखा जाए तो 17, 19, 20, 19 और 21, तो ये आज भी 19 मगरिब के बाद स्टार्ट होगी। 19 के बाद, यानी कि आज 18 है, तो अब जैसे शब लगेगी तो 19 शुरू हो जाएगी, तो ये डेट्स हैं, तो आपके पास अगर आपने कराना हो तो ये अच्छी डेट्स हैं। फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। बाकी दूसरा जो आप अभी जैसे जॉइंट्स
पेन के हवाले से आप पूछ रही थी और बच्चों के अंदर भी आपने बात की, तो उसमें जो आपने भी एक इशारा भी किया कि पहले आप लोग बचपन में, हम भी बचपन में बाहर खेलते थे, तो धूप जो है वो विटामिन डी हमारी बॉडी में इनएक्टिव शक्ल में मौजूद होता है एपिडर्मिस के नीचे, उसको एक्टिव शक्ल में कन्वर्ट करती है। तो अब आजकल के बच्चे तो धूप से बचते ही हैं, मतलब धूप में जाते ही नहीं है, वो तो सारा दिन मोबाइल्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, ये ना जरा धूप का टाइम भी मुझे बता देते कि ये विटामिन डी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने धूप के थ्रू भी लेनी है, लेकिन वो धूप कौन से टाइम की होनी चाहिए? कुछ लोग, अगर आप दोपहर 12 बजे वो धूप ले रहे हो ना, तो यकीन माने जो आपके अंदर विटामिन डी था वो भी उड़ जाएगा। और डॉक्टर साहब वो चीज़ की वो क्या टाइम है? मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम जब आप जो है विटामिन डी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। वो जो बिल्कुल शुरू की जो किरणें होती हैं ना, सुबह की जो शाम की भी होती है, शाम ढलती धूप भी होती है और निकलती धूप। ढलती धूप में वो नहीं होता जो क्या नहीं होता, राइजिंग में होती है, दोनों में होता है। दूसरी बात है कि सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन अगर किसी को लेना है, फजर के बाद 1 घंटे तक बेहतरीन ऑक्सीजन होता है, वो यूज़ किया जाए तो आपके चेहरे के, बॉडी के सारे सिस्टम बेहतर हो जाएंगे। जो अर्ली मॉर्निंग वॉक के वाले से बात करते हैं कि सुबह वॉक करें, देखिए हदीस से भी साबित है ना। कुछ मज़ाहिब में ऐसा होता है कि सूर्य नमस्कार होता है, वो क्यों होता है कि उसके सारे रंग वगैरह जो है आपको बैलेंस करते हैं। आप तो कलर थेरेपिस्ट है ना, तो जब जाती हुई धूप होती तो भी वही कौज़ो क़ज़ा के रंग हमें मिल रहे होते हैं। तो फिर क्योंकि हमारे जो कलर भी है ना, डे में ज़्यादा वर्क करेंगे, रात में कम हो जाएगा। जो कलर थेरेपी होती है वो दिन में ज़्यादा काम करती है और सनलाइट से वो चार्ज होती है। ओह, देखिए कितना सूरज का कितना लेन देन इसमें। आप खालिद क्या बात सुबह की वॉक में हमें 3 फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो जो पोल्यूशन है वो सबसे कम, अगर हम कराची की बात करें तो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कम सुबह के टाइम पे होता है, जिससे हमें फ्रेश एयर मिल सकती है, जिससे हमारा दिमाग भी तरोताज़ा होता है। इसके साथ साथ सुबह की जो किरणें होती हैं उसमें यूवी रेजेस होती हैं जो कि आपके जिगर के अफ़ाल को बेहतर कर सकती हैं, तो वो एक चीज़ है। नंबर 3, जो मौसम और माहौल होता है सुबह का, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि आपकी पूरे दिन की जो एक लाइफ रूटीन है उसको एक बहुत ज़्यादा चार्ज रखेगा। देखिए, और अगर आपका जिगर से ही काम करेगा तो खून भी तो अच्छा बनेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा, एक आपने जिगर का बताया, और तीसरी आपने क्या चीज़ बताई? ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कम होगा। नंबर 3, माहौल का जो एक फ़र्क होता है, एक पोलाइटनेस होती है, एक अलग सा एक इंसान को जो काम कहते हैं ना कि आपको नूर बरस रहा होता है, शबनम गिर रही होती है, आपका गुस्सा कम होता है, आपको एनर्जी लेवल ज़्यादा मिलता है जब आप जाते हैं। और शबनम पे जैसे अगर आप वॉक भी करते हैं तो आपकी आई साइट भी बेहतर होती है। ये अच्छा, आप लोग हमें जनाब कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो आपको साथ में रेमेडीज़ भी बताएंगे। क्योंकि वही बात ना, हम सुन रहे थे जी, नाना दादी नानी इनको जो है वो जोड़ों का दर्द होता है, और वो भी एक अरसे के बाद जाकर शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने की खुराकें बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि सारी गेमी खुराकों की होती है। तो लेकिन अब छोटे बच्चे भी शिकायत करें तो जिसमें ये जो एक फितना हमारी ज़िंदगी में आ गया है, और वो जिन्होंने लैपटॉप की बात की, वो वाकई हम लेटे होते तो हमारे पेट पे लैपटॉप है, पूरा पोस्चर ही हमारा बड़ा ख़राब है। तो माएँ ज़रूर बच्चों को, ये आपको पता ना, ये गर्मियों की छुट्टियाँ, उठाएं बच्चों को, ये सुबह का टाइम है उठने का, उनको उठाएं और उनको बताएं क्या क्या नुकसानात होते हैं। हम बताएंगे नुकसानात क्या होते हैं, और साथ में ये बताएंगे कि रेमेडीज़ क्या हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से, और जोड़ों के दर्द को आप कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका हर्बल वे क्या है, हिकमत में उसके जो है वो कैसे इलाज हो सकता है, जो है फिजियोथेरेपिस्ट वो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, हिजामे के थ्रू हम कैसे उस पर जो है वो काबू पा सकते हैं जोड़ों की तकलीफ पे, और साथ में कलर थेरेपी से। मतलब मैंने आपको पूरी जो है ना आज गुलदस्ता बना के दे दिया, तो आज का शो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वरना अगर बाद में आपने जोड़ों की दर्दों की शिकायत की तो मेरा जिम्मा तोश पोश, ठीक है। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ किचन में मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस, पहली चीज़ हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा देखें, हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बच्चों की पहली ग़िज़ा होती है चावल, और चावल में कैल्शियम होता है, इसीलिए कार्ब्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है, इसीलिए उसको दूध में पका के जब वो 6 महीने का हो जाए, पहले 4 महीने में देते थे, अब 6 महीने का होता है, तो पहली ग़िज़ा के तौर पे हम उसको राइस देना शुरू करते हैं। अच्छा, ओल्ड इज़ गोल्ड,
अब देखिए, हम जब अपने रूट्स को छोड़ देते हैं ना, जो भी दरख्त अपने रूट्स को छोड़ देता है तो वो डेड हो जाता है। तो हमारे रूट्स में देसी घी है जी। आप देसी घी जो है हमने नहीं खाया। कुछ लोग मुझसे माएँ कहती है कि भाई मैं नहीं खाती, हींग खाती। मैं कहती कोई बात नहीं, जब आँख खुली तब सवेरा। आप अपने बच्चों को मक्खन, आपने अपने बच्चों को देसी घी लाजमी दे, उनको आदत कराएं। उसका जो वो लोग स्मेल कहते, बदबू कहते, मैं कहती हूँ उसकी खुशबू है। हाँ। उसकी खुशबू है। और देसी घी आप घर में भी बना सकते हैं। देसी घी बनाने का जो तरीका है, आप लोग बलाई से बनाते हैं, लेकिन दही की बलाई से अच्छा बनता है। अच्छा, दही की बलाई से बनता है। उसको बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसमें इतनी नमक की ढली डाल दें, फिर वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ओके, ठीक है। और देसी घी हमेशा गाय का अच्छा होता है। अब हड्डियों की बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अच्छा, बीइंग अ नेचुरोपैथ मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ 4-5 चीज़ों में। एक तो देखें, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं या हड्डी कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी अच्छी है। तो देखें, हमारे नेचुरोपैथी में हमें सिखाया है कि जो चीज़ नहीं है, अगर बुरबुरी हो रही है तो ग्रीस, देखिए उसकी रीजंस कोई भी हो, चाहे हार्मोनल रीजंस हो या पैराथायरॉइड आपका जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो, किसी वजह से भी अगर आपकी हड्डियां बुरबुरी हो रही हैं, कार्टिलेज ख़त्म हो रहा है, हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, मगर आपको बुखार नहीं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, बुखार है तो वो एक अलग चीज़ है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जो हमारी नेचुरोपैथी में उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो है ना सफ़ेद मौसली बहुत अच्छी होती है। आप सफ़ेद मौसली को पीस लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद जो है ना आप उसको दूध में डाल के, जैसे आप टॉनिक इस्तेमाल करते वैसे करें। हाँ, अगर आप दूध नहीं पी सकते तो आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप सोयाबीन मिल्क ले सकते हैं। चलें, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप इसको वैसे ही थोड़ा सा हल्का सा उबाल कर इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है अजगन नागोरी। ओह, मैं अजगन नागोरी के बारे में पूछूंगी, लेकिन मिसबा की कॉल आ गई मैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक मिसबा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना मसलसल कोहनियों में दर्द है, तकरीबन साल हो गया है। ये जितनी मेडिसिन खा लेती हूँ थोड़ा सा सुकून आ जाता, फिर वही दर्द शुरू हो जाती है। और वो पाँव में और टखनों में ना, पाँव में इतनी दर्द है कि जब चलती हूँ ना तो पाँव में ना बहुत दर्द होती है। इतनी दर्द होती है कि थोड़ा सा मैं चल लेती हूँ तो दिल करता कि बस बैठ जाऊँ, और साथ पिन्नियों में जो है ना सूजन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो दवाई खाती हूँ, उतनी देर आराम रहता है, फिर वही मसला शुरू हो जाता है। अच्छा मिसबा जी, आप मैंने कल टेस्ट करवाया था, टेस्ट बिल्कुल सही है। यूरिक एसिड का करवाया और कोलेस्ट्रॉल का करवाया, साथ वो कहते नहीं हेपेटाइटिस का करवाए, वो करवाया, वो बिल्कुल क्लियर आया है। और मसला पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, या आपका कोई है अच्छा मशवरा तो प्लीज। अच्छा मिसबा जी, मुझे बताइए, आपको जो दर्द है वो हड्डियों में महसूस होता है या आपको मसल में फील होता है? पट्ठों में आपको तकलीफ होती है या आपको हड्डियों में दर्द होती है? ये कोहनियों में तो बाजू उठाया नहीं जाता, बाजू ऊपर नहीं होते। ये कोहनियों में तो बहुत ज्यादा दर्द होता, मसलसल होती रहती है। जब खाना पकाऊं या कोई किचन में काम करूं तो ये ना बाजू नहीं ऊपर होते, कोहनियों में बहुत ज्यादा दर्द है। और चलने में बहुत तकलीफ है, ये पिंडलियों में सूजन रहती है। और पाँव की तलियां जो है ना अंदर से ऐसे है कि पाँव चला नहीं जाता, थक जाता, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। चलें ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पैनल मौजूद है तो मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या इसको आसान बता सकता हूँ विदाउट मेडिसिन। कोहनियों में दर्द है ना, इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, हाँ जी, इसकी सेंटर सिर्फ रेड कलर लगा लें। ओके, दरमियान वाली नकल पे, हाँ, पूरी रिंग बना ले। साथ में तो यहाँ, इस हाथ में तो यहाँ, हाँ, और बस ये रेड कलर लगाए और इसको थोड़ा सा पुश करें। 10 मिनट नहीं होंगे, दर्द खत्म हो जाएगा आपकी प्रोग्राम से पहले। ओह ठीक है भाई, डॉक्टर नज़र ने तो आपको बता दिया कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसमें जो आपका सेकंड वाला नकल है उसके ऊपर आप रेड कलर से एक रिंग बना लें, और दूसरे हाथ पे भी ना ऐसे ही दोनों हाथों में बिल्कुल ऐसे रिंग बना लीजिए सेकंड वाले नकल पे। इसके घुटने में दर्द है जी, मसल खींचते हैं जी, ये घुटने के पॉइंट है,
सेकंड एंकल में पेन बता रहे हैं। एंकल में, हाँ रखने में टखने में, उसमें ये है टखना टखना, एंकल, हाँ जी जी। ये एंकल पॉइंट है। फिर ये वाली जो आपकी फिंगर है ना, Upper ठीक है, side. जो हाँ हाँ ठीक है, जो दरमियान वाली है ना, उस पे इधर से आप वो लगा लें, हाँ रेड कलर लगा के इसको पुश करना, दबाना, मसाज करना है। ऐसे, हाँ इसको आपने ये रेड कलर लगा मसाज अभी खत्म नहीं होगा, 2 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा, आप क्या इनको बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें इनकी अभी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं पता, तो प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। रीज़न देखना है कि जो मैं नहीं समझ पाई कि वो उनका हड्डियों का दर्द है जैसे उन्होंने सवाल किया था, या मस्कुलर पेन है। एज़ फार एज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ये मस्कुलर पेन है, उसमें इनके मसल्स वीक हैं, तो उसकी हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये घुटनों टखनों की बात करिए तो इसका लिंक है इनके काफ मसल से, जिसको हम पिंडलियाँ कहते हैं, तो वो कमज़ोर हैं। उसके लिए आसान सी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने पंजों पे खड़े हो जाएं, ठीक है, लाइक दिस, ये आपके पंजे, आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर वापस रिलैक्स, आराम से फिर वापस एड़ियाँ नहीं करें ज़मीन ठीक है। अगर आप लेटे हुए हैं तो लेटे हुए आप जिस तरह अपनी एंकल्स हैं, इनको एंकल पंपिंग कहते हैं, आप इसकी खून की जो कहते हैं रवानगी हो जाए, ठीक है। सेकेंडली आप फ्लोर पे ही बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठ जाएं और टांगे बिल्कुल फैला लें और अपनी कमर से झुके आगे और अपने हाथों से अपने टोस को टच करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, इनके हैमस्ट्रिंग्स भी स्ट्रेंथन अप होंगे, ठीक है। और प्लस इसके साथ ये क्या कर सकती हैं, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज ये एक जॉइंट है, नी जॉइंट है, टखना है, ये भी एक जॉइंट है, तो हर जॉइंट जो है वो डिफरेंट मसल से मिलके अटैचमेंट दे रहा है, तो एक मसल का मसला नहीं है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट पट्टे। डॉक्टर मीन आप? जी देखिए, जिस तरह इन्होंने बताया, मुझे लगता है कि मिडिल एज की खातून है, 40-45 की एज की, और जिस तरह इन्होंने 2 प्रॉब्लम्स बताए। एक तो इन्होंने ये कहा कि मुझे एल्बो पेन है, कोहनियों में दर्द है, और दूसरा टखनों में दर्द है। तो मोस्ट लाइकली इनको सर्वाइकल और लंबर स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो ख़वातीन में अक्सर सर्जरीज हुई हुई होती हैं, सी सेक्शंस हुए हुए होते हैं, या किसी की कहीं से फॉल हुई है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से, या कोई ऐसी पोस्चर्स में वो काम करती हैं, बैठ के ख़वातीन लॉन्ग टाइम तक काम करती हैं, तो उसकी वजह से गर्दन की नसें खिंचना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको शोल्डर पेन और एल्बो पेन आ सकता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि मैं हाथ ऊपर नहीं ले जा सकती, तो मोस्ट लाइकली इनको शोल्डर और एल्बो पेन है जो कि गर्दन से आ रहा होता है। सेकेंडली इन्होंने एंकल पेन बताया, तो एंकल पेन ज़्यादातर कमर से आ रहा होता है। तो इनसे अगर हम हिस्ट्री लेते तो मोस्ट लाइकली इनको गर्दन और कमर की प्रॉब्लम होती, ये हमें बताती। लेकिन जाहिर सी बात है, पेशेंट को जब पूरा इवैल्यूएट करेंगे तो तभी हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जब तक पेशेंट मौजूद ना होना, हाँ, उसमें ये है कि हम फिर एक्सरे एडवाइस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। 2 रीजंस हो सकते हैं। देखिए, एक ऑस्टियोपोरोसिस इस एज में हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में जनरलाइज बोन पेन्स होते हैं, और अगर ये स्पेसिफिक एक जॉइंट या एरिया का बता रही हैं तो वो फिर नसों का प्रॉब्लम होता है मोस्ट लाइकली, ठीक है। सुनपन आ रहा है आपको, एल्बो पेन आ रहा है, शोल्डर पेन आ रहा है, तो ये गर्दन की नसें खिंच रही होती हैं, जिसकी वजह से ये पेन्स आ रहे होते हैं। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजियोथेरेपी है, मेडिसिन है, इन्वेस्टिगेशन आप करें, फिर आप गाइड कर सकते हैं। जी चीज़ नहीं प्लीज। अच्छा, उन्होंने असल में जो लोकेशंस बताई हैं ना, जैसे इन्होंने एल्बो पेन बोला और उन्होंने काफ मसल्स का भी कुछ जिक्र किया था, तो ये एक वैसे टिपिकल एक अलामत होती है फाइब्रोमाइल्जिया की। फाइब्रोमाइल्जिया कंडीशन है जिसमें मसल्स के अंदर पेन होता है डिफरेंट साइड्स के ऊपर बॉडी में, जिसमें से हमारे, लेकिन वो ये जगह भी होती है, उसमें शोल्डर्स वाली भी, ट्रेपीजियस मसल और हमारे एल्बोज और इसी तरह हमारी ये काफ मसल्स, ये उसकी टिपिकल जगह होती हैं। तो अगर वो फाइब्रोमाइल्जिया है तो उसका कोई वैसे उसकी मैनेजमेंट ही होती है, सिर्फ उसका क्योर वैसे अभी तक कोई है नहीं, लेकिन हिजामा से हमने इसको ट्रीट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से ये ठीक भी हुआ है। और इसका कनेक्शन हमने स्ट्रेस के साथ देखा है कि जब हमने उसमें स्ट्रेस को भी साथ में कवर किया तो फाइब्रोमाइल्जिया भी ठीक हो गया। और एक चीज़ और भी है, अगर वो कोहनियों का ही ज़्यादा उनको इशू है तो एक बर्साइटिस का इशू भी होता है जो कोहनियों में होता है। यहाँ पर एक बर्सा होती है ना, जो टेंडन और बोन के बीच में एक जेल पाउच होता है जो फ्रिक्शन से बचाता है उसको, मसल टेंडन को, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है, मतलब ओवर यूज़ की वजह से, ज़्यादा कोहनियाँ रखकर कहीं काम करने की वजह से, अगर सिर्फ कोहनियों में। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्पॉट्स पर है तो वही बात है कि डायग्नोज सही से करना पड़ेगा, विटामिन डी भी देखना पड़ेगा इनका कि वो डेफिशिएंसी हो, तब भी बोन, अभी मैंने इसीलिए पूछा था बोन में है कि मसल में, तो वो उसके बाद फिर उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सही से जो है वो सामने आ सकती है। स्ट्रेस की बात ना, तो वाकई स्ट्रेस जो है ना गोडे गिट्टों में जाके बैठ जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे गालिब ऐड करना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल बस एक चीज़ ऐड करूँगा, विटामिन B6, B12, विटामिन डी
और कैल्शियम, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके टेस्ट होने के बाद तशखीस हो सकती है कि प्रॉपर तौर पर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने सारी अपनी बातें की, लेकिन ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जिसकी बेस पे कोई डायग्नोसिस बन सकता है और फिजिकली पेशेंट जब तक मौजूद ना हो कोई रेमेडी बताना या कोई इस तरह की चीज़ उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। और फिर रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी किसी भी अननोन बंदे जिसको आपकी तबीयत के बारे में प्रॉपर तौर पर ना पता उसके टोटके दिए हुए पे अमल मत कीजिएगा कि आप मल्टीपल इश्यूज़ हैं आपके, एक चीज़ में शायद फ़ायदा हो दूसरी चीज़ में नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ जब आप किसी, मेरी और डॉक्टर बिल्किस भी ये बात करती हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी टीवी पे रेमेडी बताते हैं वो इतनी माइल्ड होती है कि फ़ायदा कम दे बट नुकसान बिल्कुल ना दे, क्योंकि हर किस्म का बंदा देख रहा होता है और कभी भी हम ये कोशिश नहीं करते कि फ़ौरन ठीक हो जाए, लेकिन उसमें 50% लोगों जो ठीक हो जाए 50% और ख़राब हो जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बहुत माइल्ड सी रेमेडीज़ बताएं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो जब तक सामने नहीं उससे डायग्नोसिस नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर बिल्किस के पास जाऊंगी, लेकिन अभी एक मोहम्मद असलम की कॉल भी आ गई लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं लाहौर से मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ जी। मेरे ना दाएं घुटने में दर्द है, तकरीबन 1.5 माह हो गया। अच्छा। तो मैंने ना इधर डॉक्टर से दवाई भी ली है, वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, जब दवाई छोड़ देता हूँ तो फिर शुरू हो जाता है। अच्छा असलम भाई, आपकी एज क्या है? आप तो बहुत यंग, मुझे आपकी आवाज़ से तो बहुत यंग लग रहे हैं। 60 है मेरी, 60 साल एज है। 60 साल है माशा, मुझे तो चले 60 साल भी लेकिन। अच्छा मुझे बताएं असलम भाई, आपको वेट का इशू है? जी आपको वेट का इशू है, मोटापे का इशू है आपका? नहीं, मैं स्मार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। जिस तरह ये डॉक्टर साहब बैठे हैं इस तरह मैं बिल्कुल जैसे स्मार्ट है यहाँ पे तो वहाँ पे काफी डॉक्टर साहब लेकिन इंजरी तो नहीं हुई? अच्छा आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई कभी? नहीं, कोई इंजरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सिर्फ ना 1.5 माह से ना घुटने में, दाएं घुटने में दर्द है, और वो जो है ना दर्द जब दवाई लेता हूँ, मैं मुकामी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराई है तो ठीक हो जाता है, जब दवाई छोड़ देता हूँ तो फिर दोबारा शुरू हो जाता है। वैसे आप कोई वर्कआउट वगैरह करते हैं, कोई वॉक करते हैं? जी मैं वॉक सुबह तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर चलता हूँ। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हमारे ना इधर जी जैसम साहब। जी वॉक करता हूँ मैं सुबह। अच्छा। तो दर्द नहीं जो रुकती, पता नहीं क्या आवाज आती है। वो कह रहे हैं किसी टखने में आवाज आती है आपको? बैक पेन तो नहीं है आपको कहीं? जी आपको पीछे कमर का दर्द तो नहीं है और टखने में से आवाज आती है आपको? नहीं, आवाज नहीं आती। और बैक की दर्द भी नहीं है? स्वेलिंग है घुटने में? आपको घुटने में स्वेलिंग है? हाँ स्मेलिंग हो जाती है जब दर्द होती है ना, स्मेलिंग हल्की हल्की होती है। नेचर ऑफ जॉब क्या है? अच्छा आपकी नेचर ऑफ जॉब के डॉक्टर साहब पूछ रही हैं यहाँ से। ठीक, बहुत शुक्रिया मैम। चले हाय कॉल में, चले बहुत शुक्रिया। आसान और साफ सुथरा इलाज साहब मतलब ये बात ही क्या हो रहा है? एक बात सुनो ना, ये इतनी चक्करों में जाओगे, तेल लगाओगे, ये करोगे, हाँ तो वो करोगे। जिससे आप एक बात होगा सुनो करेंगे। ये अभी 5000 साल पुराना इलाज है और इस पर पता नहीं कितनी तहकीक हुई होंगी, कौन कौन आया होगा, कौन कौन किया होगा, लेकिन इजी वे। मेरे पास 40 साल से आते हैं घुटने के दर्द के। 40 साल तो आपकी उम्र नहीं है। मेरी 50 साल है। 10 साल से इलाज कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात। नहीं एक बात सुनो, मेरे पास नहीं आते लोग हाँ। तकलीफ में आते हैं, इतने साल से होते हैं, सिर्फ कलर से सही होते हैं, ये नंबर से सही होते हैं, इसके नंबर भी होते हैं दर्द के। और ये दर्द तो उसी टाइम जाएगा। चले जल्दी से बता देना, मैं तो ये ना इधर रेड कलर लगाइए, ये जो नजर आ रहा है ये घुटने के पॉइंट है, फुल रेड कलर लगाए, फुल रेड। हाँ जो, और इसको ऐसे पुश करना है, ऐसे दबाना है इसको हर घंटे के बाद। उसी दिन दर्द खत्म होगा। आप ट्राई कर लेना कोई भी। चलें ठीक है, फिर आप हमें बताइएगा भी। जी डॉक्टर। अच्छा, जो पहली कॉलर थी ना, उनको अपने किडनी, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, जब काफ मसल में दर्द होता है तो हार्मोनल भी हो सकता है या किडनी की वजह से भी हो सकता है, तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं, तो उसको भी ज़रूर जो है ना आपने देखना है। अच्छा, इनके लिए एक बूटी बहुत सेफ है, आप इस्तेमाल कर सकती है, सुमलो बूटी। सुमलो बूटी 1/2 टीस्पून आप जो है उसको, मतलब दूध गर्म कीजिए, आधा कप दूध, उसमें 1/2 टीस्पून डालकर आपने ना, मतलब असर के वक्त आपने लेना है, तो उसका आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। असर के वक्त से मुराद ये कि आपने खाना 12 बजे खाया, तो ताकि आप बहुत ज़्यादा, आपका खाली पेट भी ना हो और बहुत ज़्यादा भरा हुआ पेट भी ना हो, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क आएगा। और अपना किडनी ज़रूर चेक करवा। सही। अच्छा, ये जो अस्कनागुरी के बारे में आप बता रही थी, वो रेमेडी जी चलते हैं। जी अच्छा, अब अश्वगंधा या अजगन नागोरी,
ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया जो भी यानी कि एज फैक्टर की वजह से है, तो आपकी बहुत अच्छी दवा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को भी कम करने में आपकी मदद करेगा, साथ में आपकी हड्डियों को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। अजगन नागोरी आपने पीसकर पाउडर बनाकर रख लेना है, और ये जो है आपने 1 चम्मच, अगर आपको इसको वो बहुत कड़वा लगता है तो आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। ये आप मिल्क के साथ या वैसे ही आप पानी में डाल के या किसी भी शरबत में डालकर, चीनी ना हो, मतलब मिश्री वाला पानी बनाकर उसमें डालकर आप ये इस्तेमाल करना शुरू करें तो अल्लाह के हुक्म से आपको फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं कि आपको हड्डियों में दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, छोटे जोड़ में रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई भी इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड हो गई है आपकी हड्डियाँ, जैसे सूजन भी हो रही है, पाँव रखा नहीं जा रहा, अगर ऐसी सूरत आती है तो 2-3 जड़ी बूटियाँ जो बहुत सेफेस्ट है मैं बता देती हूँ। एक तो रोज़मेरी, रोज़मेरी जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी है, इसका कहवा बना के पीना। तो रोज़मेरी आपने इतना लेना है, कप में रखना है, खौलता गर्म पानी डालना है, और आपका जो है कहवा आउट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत गर्म तो नहीं है? बहुत गर्म। छोड़ दे। नहीं सही, ये गर्म नहीं, ये वाला गर्म है। तो जो है ना, ये आपने रोज़मेरी का कहवा बनाया, जब ये ग्रीन कलर का हो जाए ना, हल्का सा जो इसके कलर आया है, तो फिर आप ये कंज्यूम करें। अच्छा, अब रोज़मेरी नहीं मिल रहा तो आप टेसू के फूल ले सकते हैं। टेसू के फूल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम हमेशा पानी में डाल के उसमें पाउंड डिप करते हैं। मगर अब जो बुखार हो रहा है ना, गर्मी का बुखार हड्डियों में बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे हाथ लगाओ तो आप ठंडे, लेकिन आप कहते हैं मेरे अंदर जोड़ में दर्द हो रहा है, टूट रहा है जिस्म, और बुखार साथ हो रहा है, तो आप टेसू के फूल, इसी तरह आपने टेसू के फूल, 2 टेसू के फूल आपने कप में रखे, उसके ऊपर खौलता गर्म पानी डाला और आप इसको पी लीजिए। अच्छा, जो तीसरी हर्ब है ना, वो है हरमल। हरमल, अगर आपको बहुत ज़्यादा, अब हरमल काला दाना कहते हैं, हम इसको जलाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या किसी भी उसके लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हरमल बेहतरीन दवाई है दर्द की, और दर्द वो जो बुखार के साथ आपकी हड्डियों में होता है, चाहे आगे आपको बोन मैरो की वजह से होता हो, किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता हो, या पैराथायराइड हार्मोन की वजह से आपको कोई भी है जिसमें बुखार है, सूजन है, आपने हरमल सिर्फ इतना लेना है, इसको पीसना है। पीसने के बाद आपने इसको कप में रखना है, खौलता गर्म पानी डालना, चुटकी भर हरमल, चुटकी। और जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर और हड्डियों का दर्द, आप अपनी अद्वियात इस्तेमाल करें। इसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये कप कितना लेना है, दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अब जो है एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ सही रहें, आप बच्चों के लिए भी, आप इसके लिए कड़ी पत्ते बहुत अच्छे हैं। कड़ी पत्ते बेहतरीन है। अगर लीवर डिसऑर्डर की वजह से, देखिए जिगर हमारा केमिकल लेबोरेटरी है, अगर जिगर ख़राब हो जाता है तो सारी चीज़ें, देखिए शुगर भी जिगर की बीमारी है अगर देखा जाए तो अगर आपका जिगर सही है, हर चीज़ सही है। तो अगर आप अपने किचन लेबोरेटरी को या आप केमिकल लेबोरेटरी को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए है कड़ी पत्ता, मीठा नीम। अच्छा, आपने देखिए, अगर आप वैसे ही चाहते हैं कि आपकी हड्डियों में दर्द ना हो तो आप 2 से 3 कड़ी पत्ते दोपहर और रात खानों से पहले चबाएं। अच्छा, मैं आधा घंटा, इंडिया जितना भी इंडियन जो फूड बनता है उसमें कड़ी पत्ते का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा ही होता है। अच्छा, कॉलेज वक्त हमारे साथ मौजूद है आसिया रावलपिंडी से, सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे आसिया जी? मेरे ना कमर के पट्टों में बहुत ज्यादा खिंचाव, इतना ज्यादा खिंचाव है, बहुत दर्द रहता है, हर टाइम दर्द रहता है। अच्छा, सिलाई के काम भी मैं करती हूँ, गर्दन के मोरों में भी थोड़ा मसला है। अच्छा, तो यूरिक एसिड भी मेरा जो है ना वो ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, थायराइड का मसला भी है मुझे। थायराइड का मसला भी, अच्छा, आपके मल्टीपल इश्यूज हैं। आप लोग उनसे कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, इनसे पूछिए कि घुटनों में बहुत ज्यादा सोजश है ना, पाँव में सोजश हो रही है 2-3 दिन से, तकरीबन पता ही समझ लो क्या हो गया। आसिया जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 44। हाउसवाइफ है। पेशाब कंट्रोल में। आपको यूरिन प्रॉब्लम तो नहीं है कोई?
जी। आपको यूरिन प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? नहीं। अच्छा, वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और कुछ आप डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? बस नेक का पेन तो बताया, बैक पेन भी है इनको? बैक पेन भी है आपको उसके साथ? कमर की तकलीफ है? आसिया जी, जी आपको बैक की तकलीफ भी उसके साथ? उर्दू में बता। कमर की। गर्दन में ज्यादा दर्द है, पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा, टांगों में भी पेन होती है, रात को नींद नहीं आती ना। और आपने जो अपने जो लास्ट टेस्ट करवाया था वो कब करवाया था? करीबन ये 20-22 दिन हो गए। अच्छा, इनसे पूछिए इनका जो दर्द है वो हाँ, हाथ में, थायराइड का कमर टेस्ट में भी मैंने रेडिएट करवाया करता था ना है? दोबारा, उसमें भी थायराइड का मसला ज्यादा है। अच्छा, मुझे बताइए यूरिक एसिड का। ये जो आपके जो दर्द है, जो कमर का दर्द है, जो आपको नेक का दर्द है, ये ट्रैवल करके आपके बाजू तक आता है, आपकी टांगों में जाता है? नहीं, टांगों में नहीं, बाजुओं में भी नहीं, बस कमर में ही ज्यादा। ये जहाँ अपने हाथ रखे हुए ना, सुन हो जाते हैं आपके हाथ? कभी हाथ आपको सुन पड़ जाते हैं? हाँ जी। कभी आपके हाथ तो नहीं सुन हो जाते? हाथ सुन हो जाते हैं, सर भी सुन हो जाता है, फिर कभी कभी चलते दर्द, ये ना सीने में भी दर्द होता है, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है जब सीने में दर्द होता है। ECG भी डॉक्टर ने की है तो वो भी कोई मसला नहीं आया ना। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है मेरा। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है? अच्छा, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो आसिया जी आप शो देखते रहेगा और कोशिश करेंगे कि हम जो आपने प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन इतनी मल्टीपल चीज़ें हैं और जब तक आप सामने नहीं होती तो सही डायग्नोसिस नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें जोड़ों के दर्दों के हवाले से, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हमारे साथ मौजूद है और जितनी भी हमारी अभी तक कॉल्स आ रही हैं मुझे उनमें ये घुटने का पेन, ये बैक पेन, ये तो बहुत मतलब जो खातून थी जो 40 साल की हैं उनको भी है, जो 60 साल के थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, और ये बैक पेन जो है कॉन्स्टेंट है वो। और बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि जो वर्कआउट भी कर रहे होते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको बैक पेन या उनको घुटने की पेन होती, कि ऐसा तो नहीं कि वो एक्सरसाइज करते हुए कि गलत पाँव लैंड करते हैं जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉब्लम होती है उनको? देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से नी पेन और बैक पेन हो सकता है। हमारे पास जो पिछले कॉलर थे उन्होंने नी पेन का कहा था, उसका हमने रिप्लाई नहीं किया था, उनका थोड़ा सा बता देती हूँ। उनसे हमने पूछ लिया था कि उनको कमर की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ नी जॉइंट का प्रॉब्लम है और उनकी एज 60 थी। मोस्ट लाइकली उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लुब्रिकेशन कह लें, कार्टिलेज कह लें, वो डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से नी पेन होता है। ठीक है, या फिर अगर उनकी कोई एक सिंगल नी की प्रॉब्लम है या तो उनको कोई इंजरी हुई है, बाज़ों का इंजरी ऐसी भी होती है कि पता नहीं चलता कि इंजरी हुई है और कार्टिलेज अंदर डैमेज हो जाता है। उसके बाद मतलब बेड से उतरते हुए आपका घुटना ही बेड को लग गया और आपको पता चला कि अंदर उसके साथ क्या हुआ। स्टेयर से उतरते में कंप्रेशन हो गई, थोड़ा सा प्रेशर आ गया, क्योंकि ओल्ड एज में कार्टिलेज जो होता है वो इजीली ब्रेकेबल होता है। ठीक है, तो वो उसके साथ साथ फिर कार्टिलेज रिपेयर नहीं हो सकता, कार्टिलेज में रिपेयर की पावर नहीं होती, जिसकी वजह से अगर डैमेज हुआ है तो वो फिर डिग्रेड होकर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है और उनको आर्थराइटिस के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एक्सरेज करवाएं। और आर्थराइटिस के फिर ग्रेड्स होते हैं कि कितना सिवियरिटी है, उस सिवियरिटी के मुताबिक ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। ओके। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी खुराक में थोड़ी सी चेंज करें। वो खाएं कि बोन मजबूत हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ विटामिन हो। हम फालतू चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी में किधर। और सबसे बड़ी बात है कि यूरिया खाद ने सत्यानाश किया हुआ है, समझिए, उसमें अब ताकत ही नहीं बनती, पहले नेचुरल खाद से बनती थी। अब ये ताकत बनती कैसे, मुझे गालिब आप बताएं, ये कैसे हम अपनी हड्डियों को ये ताकत दे सकते हैं? अच्छा, पहले एक छोटी सी अर्ज, अभी बात हो रही है घुटने की ख़राबी की। हम मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हो रहा है। नी इंजरी या कुछ इश्यूज़ वो यकीनन एक एलिमेंट है इसमें, लेकिन बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो है फुट टाइप। हम लोग अपने तलवों को चेक नहीं करते, जैसे कि एक टाइप होती है फ्लैट फुट, फिर आर्ची फुट, फिर माइल्ड फ्लैट फुट। मैं भी मुल्क से बाहर गया हुआ था,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्क घूमा हूँ। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे मुल्कों में जितने भी बड़े मॉल्स हैं उसमें कियोस्क लगे हुए होते हैं जो कि आपके फुट टाइप को देखकर उसको जज करके और उस हिसाब से आपके लिए जो हम ये कहते हैं कि जूते बना रहे हैं, जिसकी सोल बनती है, सोल बना रहे हैं, तो वो हर बंदे का अलग अलग वो बना के देते हैं। और उससे मैंने ऐसे लोगों देखे हैं, दुबई की अगर बात करूं तो मेरे पास एक पेशेंट है जिन्होंने सिर्फ अपना सोल चेंज करके नी रिप्लेसमेंट अपनी ख़त्म की है। डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट को सजेस्ट की हुई थी, बट वो बेहतर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, बट कंपैरेटिवली वो इस काबिल हो गई कि अपने रूटीन ऑफ लाइफ के जितने भी काम हैं वो कर रही हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं नी ख़राब करने पे, अपने घुटने ख़राब करने पे, उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल हमारी चप्पलों का और हमारे अच्छे सोल्स ना होने का है। थैंक यू गालिब फॉर सेइंग दिस, क्योंकि ये वाकई ऐसा पॉइंट था जो हमने अपनी डिस्कशन में मिस कर दिया कि हमें हमारी जूतों की सिलेक्शन कितनी मैटर करती है। हम सिर्फ ये देखते हैं ख़वातीन की अगर बात करें, इवन मर्द की भी, कि ये जूता हमारे किस किस कलर के जूते सूट से चलेगा, मैच करेगा। हम कभी भी उसके सोल को नहीं देख रहे होते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने घुटने, इवन अब मैं नई रिसर्च की बात करूं तो इस वजह से जो फ्लैट फुटेड लोग होते हैं या जो बहुत ज़्यादा आर्ची जिनका फुट होता है वो अपने उसका ख्याल नहीं रखते पाँव का, उनके घुटने तो ख़राब होते हैं बट उनके लंबर पे भी इशू आता है जिसको हम मोरे कहते हैं, L4 L5, उसमें भी कंप्रेशन आता है, उसमें भी सूजन आती है जिसकी वजह से उनका पूरा पोस्चर ख़राब हो जाता है, चलने का भी और ओवरऑल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मैं तो सोची एक दिन हम फिर ना ये स्पेसिफिकली हमें जूते खरीदते हुए क्या अपने सोल को देते, पाँव के तलवों को देखते हुए कैसे जूते खरीदे चाहिए, हमें तो इस पर भी शो करना चाहिए, क्योंकि वाकई सिर्फ ये नहीं, ये आपके घुटने या आपकी कमर या मोहरे हर चीज से बर्बाद पिलर है, हमारी जिस्म का पिलर है जो अगर टेढ़ा होगा तो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, अच्छा एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात भी कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। मैं अहमद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। मेरी एज मैम 48 ईयर है और मैं ऑफिस में 4 से 5 घंटे काम करता हूँ। तो मेरा इशू ये आ रहा है कि पिछले 1 साल से मेरी राइट लेग या राइट आर्म दोनों में से एक जो है वो कामता है, मुख्तलिफ बॉडी पोजीशन में, बाज़ बार बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और बाज़ बार की कामता है। मैं वॉक भी करता हूँ और इसके अलावा मैंने इसको मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक सर्जन से चेक भी कराया था, मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी चेक कराया था। उन्होंने मुझे एक साहब ने तो मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दी हुई है। इसके अलावा ये जो है बात सर्टन बॉडी पोजीशन ऐसी है, सर पर हाथ करूँ कामता है, नीचे सीधा करने तो नहीं कामता, लेटे हुए नहीं कामता, चलते हुए नहीं कामता, बैठे हुए जब किसी काम पे कंसंट्रेट करता हूँ तो फिर ये मुझे इशू होता है, राइट लेग या राइट आर्म दोनों में से। इसके अलावा लोअर बैक पेन भी मुझे पिछले कुछ महीना है, 6-7 महीनों से, इसके लिए अगर कुछ मेरी हेल्प कर दे तो सही। अच्छा मुझे आपसे अहमद भाई बताइएगा, आपने अपनी नेचर ऑफ जॉब क्या बताई थी? ऑफिस पार्क है मेरा 4-5 घंटे का डेली। ठीक है, ठीक है। और अभी आपको डॉक्टर ने डिप्रेशन की मेडिसिन भी दी हुई है? जी ठीक है। कोई एग्जाइटी की शायद आपको है? हाँ जी, वो कुस्तान और वो मोरसेट दी हुई है उन्होंने मुझे। ठीक है, ठीक है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा आप ऐड करना चाहिए, फिर बाकी पैनल के पास भी आते। जी दूसरी अगर मैं बात करूँ फुट टाइप के अलावा, हम लोगों का एक रूटीन हो गया, अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं खातून ख़ास तौर पे, तो कैल्शियम दबा के लेना शुरू कर दें। कैल्शियम आपकी ज़रूरत है, कैल्शियम की एक टैबलेट आपने डेली लेनी है। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 10-10 साल से ले रहे हैं कैल्शियम की एक गोली डेली। आज की तहकीक ये कहती है कि ज़्यादा कैल्शियम लेने से कैल्सिफिकेशन इन आर्टरीज हो जाती है, दिल की शरियानियों में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि 12% पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो 12 से 13% ख़वातीन को हार्ट अटैक कैल्शियम ज़्यादा लेने की वजह से हो रहा होता है। तो कैल्शियम लें ज़रूर, बट अपने टेस्ट करवाने के बाद लें। अब आपका कैल्शियम लेवल कम है, ज़रूरत है तो लें। ये जो रूटीन में हमने एक आदत बना ली कि 40 साल से आप ऊपर हैं तो कैल्शियम लेना स्टार्ट कर दें और ता हयात आपने लेना है, ये एक बहुत बुरा अमल है जो कि आपको दिल के अमराज में भी मुब्तला कर सकता है। अच्छा गालिब जिनकी भी कॉल आई है वो बता रहे हैं कि जिनका हाथ कांपने लग जाता है, फिर उनको डॉक्टर ने भी डिप्रेशन की भी मेडिसिन दी हुई है और वो एक ही पोस्ट में, ऑफ कोर्स ऑफिस वर्क है, आप मैं भी अगर 2 घंटे बैठती हूँ तो मैं शायद ही टोटल मिला के 15 मिनट होंगे जब मैं सही पोस्टर के साथ बैठी हूँ, वरना मैं भी ऐसे बैठी होती हूँ यूँ बते कहीं ना कहीं लमकी होती हूँ मैं ना। तो उनके कॉलर का आपको कुछ उनको कहना चाहेंगे? मैं नुस्खा भी अर्ज करता हूँ, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट कभी कभी कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी इस तरह की होती हैं जो इस तरह की मसलर डिस्ट्रॉफी या मसल्स की वीकनेस का बायस बन रही होती हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तशखीस डॉक्टर कर सकता है जो कि आपको मेडिकेशन दे रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं रेमेडी की, जिसमें ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों में इन्फ्लेमेशन
प्लस हड्डियों में एक ताकत की जो ज़रूरत है, ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो 30 की एज से लेके ये ओवर टिल 60-70 लिया जा सकता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें मैं 6 चीज़ें लूँगा। इससे सबसे पहले मैंने लिया सिंघाड़ा खुश्क। अच्छा, हम ना सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उन ख़वातीन के लिए भी है जो कि बच्चा जब बेबी डिलीवर करने के बाद वो भी अब लड़कियाँ शिकायत करती है कि जी हमारी हड्डियाँ ऐसे लगता है कि बिल्कुल फारिग हो गई हैं। बेसिकली अगर मैं इस नुस्खे की बात करूँ तो ये एक मल्टीविटामिन पाउडर टाइप है जो कि हड्डियों की तक़वियत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे मैंने सिंघाड़ा खुश्क लिया है तकरीबन 10 ग्राम। गोंद कतीरा आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और ये बहुत अच्छा किरदार अदा करती है घुटनों के लिए और हड्डियों की तक़वियत के लिए। पंजीरी में भी डलती है, बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 5 ग्राम ली है। इससे मैंने सौंठ ली है 5 ग्राम। मूसली सफ़ेद या इंडियन मूसली या सफ़ेद मूसली के नाम से मिल जाती है, और इंडियन हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये तकरीबन मैंने ली है 10 ग्राम। तकरीबन इसमें 10 ग्राम मैंने ऐड कर दी। सूरनजान शीरी बहुत कॉमन हर्ब है, और ये मैंने ली है तकरीबन 10 ग्राम। और लास्ट में मैं इसमें जो ले रहा हूँ वो दालचीनी ले रहा हूँ जो कि 10 ग्राम है। सिंघाड़ा खुश्क, गोंद कतीरा और सौंठ ये मैंने 5-5 ग्राम ली है। मूसली सफ़ेद, दालचीनी और सूरनजान शीरी ये मैंने 10-10 ग्राम ली है। तो ये तकरीबन 45 ग्राम्स का एक पाउडर बन जाएगा। इसको पीस के रख लें। रात को सोने से पहले और सुबह उठ के आधा चाय का चमचा दूध के साथ अगर ये इस्तेमाल किया जाए तो ये तमाम आपके हड्डियों की तक़वियत के लिए, इश्यूज़ के लिए एक बेहतरीन दवा है, और कोई भी किसी भी किस्म का इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सिंघाड़ा खुश्क और मूसली सफ़ेद जो कुछ लोगों को पेट में हल्की सी मरोड़ की कैफियत करता है। तो मैंने इसमें सौंठ का इजाफा किया ताकि वो गैसेस प्रेशर को भी बेहतर करे और वो जो उससे साइड इफेक्ट होने का चांस है वो ना हो। अच्छा, दूसरी रेमेडी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो है एक ऐसा तेल जो कि आप घर पे बना सकते हैं और किसी भी किस्म का मालिश कर सकते हैं, और ये किसी भी किस्म का पेन हो या इन्फ्लेमेशन हो हड्डियों में तो ये काम आ सकता है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुला हुआ ज़ख़म अगर हो, कोई स्किन की इरिटेशन हो तो ये तेल यूज़ नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है। तो सरसों के तेल में कितनी अफादियत होती है? बहुत। इसमें मैंने तकरीबन 8 से 10 लौंग ऐड करूंगा। इस तेल को हम गर्म कर लेंगे, जब ये हीटिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो 8 से 10 लौंगे ऐड की मैंने। आंबा हल्दी एक बहुत अच्छी दवा होती है हड्डियों के हमारी सूजन को कम करने के लिए, जो कि हम नॉर्मली पेस्ट बना के भी लेप कर सकते हैं और इस तेल में भी यूज़ हो सकता है चोट पे। ये तकरीबन 10 ग्राम ली है। रतन जौत ये इस तरह का एक होता है, रतन जौत मैंने इसमें 5 ग्राम लिए। जैसे जली हुई लकड़ी या जला हुआ कोयला होता है, अच्छा। ये इस तरह का होता है, और ये मैंने इसमें 5 ग्राम लिया। इस तेल को मैं बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आ जाऊंगा, इतना कि ये इसके जो जड़ी बूटियां हैं ये इसमें एक अपनी खवास डाल दें। उसके बाद इसका रंग भी तब्दील हो जाएगा, रंग भी तब्दील, थोड़ा सा एक जलने की एक स्मेल टाइप आएगी। इसके बाद मैं इसको छान लूँगा और इसमें तकरीबन इतना 2 ग्राम कैम्फर है, ये काफूर कैम्फर मैंने डाला, और कैम्फर वो वाला नहीं जो एक पैकेट्स में मिलता है, ये एक देसी कैम्फर है जो कि आपको पंसारी से मिलेगा। ये तकरीबन 1.5 से 2 ग्राम और ठंडा होने के बाद। और इसमें मैंने पीपरमिंट ली है जो कि 3 से 4 टुकड़े बस आप इतने से ले लें। ये इसको डालकर रख लें, ये ख़राब नहीं होगा तेल, और आप ताहयात इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी ज़रूरत होती है। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, और इसको रोज़ाना रात को सोने से पहले लगा लीजिए। चाहे वो लंबर का इशू हो, बच्चे भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं, बट आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी स्किन थोड़ी सी डेवलप अच्छी हो चुकी हो। ये सर्वाइकल इशूज़ को भी बेहतर करेगा, या आपके लंबर इशूज़ को भी बेहतर करेगा। घुटने में, एंकल में, कुछ लोगों को पिंडलियों में खिंचावट वाला दर्द होता है रात को सोते वक्त, तो वो भी अगर इसको एप्लीकेशन करके इसकी सोएंगे, लगा के सोएंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक जो कॉल भी आता है और वो कहते हैं जो उनको डिप्रेशन की जो गोली से मैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो गम है, जो एग्जाइटी है, वो लिटरली हमारी जोड़ों में जाके, हमारी हड्डियों में जाके बैठ जाती है। वो जो ये बात भाई कह रहे थे ना कि उनका हाथ कांपता है, वो मेरे लिए काफ़ी कंसर्निंग बात होगी कि ये ना हो कि ये उनके लिए कोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ साबित हो आगे, क्योंकि ये कहते हैं ना आपकी बॉडी मतलब आपको साइन दे रही है। बिल्कुल, नर्व्स का असल में इशू है ये जो हाथ कांपता है ना उनका, ये नर्व की कमज़ोरी की अलामत है। ज़्यादातर वैसे कॉमनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और अगर उसके पीछे या तो फिर कोई सर्वाइकल का इशू है उनका, या उनका लंबर का इशू है, जिसमें जैसे कि अभी उससे पहले भी जो कॉलर की कॉल थी जिनको पट्ठों में दर्द था, गर्दन का दर्द था, तो वो उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस है वो। यानी कि उसको और डायग्नोस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं से नर्व कंप्रेशन भी था, क्योंकि हाथ भी सुन होते थे उनके और गर्दन ऊपर भी सुन हो रही थी। इसका मतलब है कि नर्व दब रही है। अच्छा, नर्व दबती है अमूमन डिस्क बल्ज की वजह से, या तो डिस्क बल्ज से दबती है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना वो सबसे पहले होती है मस्कुलर स्पैज़म से। यानी जब हम बहुत
ज़्यादा गलत पोस्चर पे बैठते हैं ना तो हमारे मसल्स पे लोड आता है, फिर जब वो मसल्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो स्टिफ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कर्वेचर जो एक होता है, नेचुरल कर्व होता है हमारी, यानी 4 कर्व्स होते हैं रीढ़ की हड्डी में, 2 आगे की तरफ होते हैं जैसे हमारे लंबर का और सर्वाइकल का, और 2 पीछे की तरफ होते हैं जो थोरेसिक का और हमारा सैक्रल रीजन है। तो उसमें जो है ना, अगर ये यानी जब वो मसल्स स्पैज़म में आ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो वो हड्डी का कर्व जो है उसको सीधा कर देते हैं, और जब वो सीधा हो जाता है तो वो सारे जो मोहरें आपस में करीब करीब हो जाते हैं, उनके बीच के अंदर जो डिस्क होती है जो फाइबर की बनी हुई होती है वो दबना शुरू हो जाती हैं, पैक हो जाती हैं वो, और फिर उससे क्या होता है, दबने से वो थोड़ी सी दब कर फैल जाती है साइड्स में, जिसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं, और उससे वो नर्व्स दबना शुरू हो जाती हैं जो निकल रही हैं हर 2 मोहरों के बीच में से। और वो नर्व कंप्रेशन जब आता है तो फिर हमारी उंगलियां सुन होती हैं, फिर चक्कर भी आते हैं, वो सुन जो है वो सर में भी जा सकता है, नीचे भी। और वो एक्चुअली हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, इस मसल के ट्रेपीजियस मसल की स्टिफनेस की वजह से। तो हिजामा से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रेपीजियस को टारगेट करते हैं, और तकरीबन 9 पॉइंट्स इसके ऊपर लगते हैं, जिससे कि हमारा पूरा मसल रिलैक्स हो जाता है 2 to 3 सेशंस के अंदर। और जब मसल रिलैक्स होता है तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। जो सेशंस होते हैं इसमें गैप कितना होना चाहिए? 1 हफ्ते का मिनिमम। ये डिपेंड करता है कि हमारे कट्स कितने सही लग रहे हैं। अगर हमने स्क्रैचेस लगाए हैं सिर्फ सुपरफिशियल जो कि विद इन एन आवर हील हो जाएं, 2 घंटे बाद पेशेंट नहा सके, तो फिर ये 1 हफ्ते बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर डीप कट लगाएंगे तो वैसे मेरे हिसाब से वो गलत है। कुछ लोग लगाते हैं डीप कट्स, लेकिन वो सही नहीं, क्योंकि उसमें आपकी कैपिलरीज कट हो जाती हैं जो डर्मिस में होती हैं, और फिर आपका फ्रेश ब्लड ज़ाया होता है। जब हम बिल्कुल सुपरफिशियल स्क्रैच करते हैं, किसी ऐसे बंदे के पास ना जाएं जो फिर बहुत से लोग तो ये भी शिकायत करते हैं कि जो उनके निशान रह जाते हैं। हाँ, वो जब ही रहते हैं जब आप डर्मिस तक पहुंच जाते हैं। आपने अगर एपिडर्मिस को पूरा क्रॉस कर दिया ना तो फिर आपके वो डीप भी हो जाएगा, निशान भी परमानेंट स्कार बन जाएगा, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी एक्सेसिव। डॉक्टर अमरीन, ये जो वो जो भाई को मैं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस लगी, बहुत सारे आज के नौजवान लोगों में देखती हूँ, खुद भी मैंने फील किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जॉ लॉक हो जाता है। ये मैंने भी अपना फील किया है कि जॉ लॉक हो गया है। और ये भाई कह रहे हैं कि जब वो स्ट्रेस में आते हैं, फोकस में आते हैं, उनका हाथ कांपने लग जाता है। ये उनकी बॉडी क्या कह रही है उनसे, जो कि उनको समझ नहीं आ रहा? अच्छा, देखिए, इनका जो सिंपल केस है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ही केस है, और इसको समझने के लिए सर्वाइकल स्पाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो स्कल होता है वो पहले और दूसरे मोहरे के ऊपर रेस्ट करता है बेसिकली, ठीक है। और अगर हम जैसे जैसे गर्दन बेंड करते जाते हैं, हमारी अंदर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जो मोहरों के आसपास जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, वो खिंचना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो गिव वे कर जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं। तो जब भी आप बेंड करते हैं, माइक्रो मूवमेंट्स, एबनॉर्मल माइक्रो मूवमेंट्स आपके मोहरों के दरमियान में होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स प्रेस होना शुरू हो जाती हैं, और उसी की वजह से फिर आपको आर्म में पेन आ सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, कानों में रिंगिंग हो सकती है, आपको चेस्ट में पेन आ सकता है। तो गर्दन का दर्द बहुत जगहों पे रेडिएट कर सकता है, बैक ऑफ द स्कैपुला के मिडल में जा सकता है, हेड में जा सकता है, चेस्ट में आ सकता है, आर्म में जा सकता है। तो ये सारे सर्वाइकल इश्यूज़ हैं। और क्योंकि ब्रेन स्टेम यहाँ ही लाई करता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर देखें तो उससे ऊपर ब्रेन स्टेम है, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस उनको हाथ में फील हो रही है या ट्रेमर्स हो रहे हैं, वो नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं सारे। सही। अच्छा, मैं गाली के बाद जी एक सेकेंड आप जी सारी जो सुना रहे, ओहो, तो सारे सही सुना रहे ना। हाँ, एक बात सुनो, बॉडी के अंदर 7 कलर है। जब ये डिस्टर्ब होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो मुख्तलिफ डिजीज पैदा होती है। इसको बैलेंस करने के लिए हज़ारों साल से डॉक्टर तो अभी आए 200-250 साल पहले। इससे पहले क्या होता था? तबीब नहीं होते थे, होते थे तबीब होते थे। डॉक्टर की बात करो, केमिकल यूज करने वाले। डॉक्टर भी केमिकल यूज नहीं करते, केमिकल होता है। अच्छा, आप रंगों पे बात करें। एक बात सुन लो ना, ये डिप्रेशन के बहुत बेहतरीन इलाज। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, गालिब कम ही मुस्कुराते हैं। चक्कर है कि इतना हम बताते हैं जैसे। हाँ, तो सब चीजें बतानी चाहिए ना। कोई शॉर्ट करते हैं, जूडो कराने वाला इतनी ये करता, वो गोली मारने वाला एक गोली मारता, कहानी खत्म हो जाती है। वही घंटे तक वो उसको डराता रहता है। आप रंगों से गोली मारे हैं? ये रंग गोली से ज्यादा तेज है, 100%। अच्छा जी, 100%। अच्छा, बताएं। ये देखो डिप्रेशन का जिसको है, छोटी उंगली, हाँ, ये इधर दोनों पे, बोथ पे ट्राई करके देखें, गोलियां छूट जाती हैं डिप्रेशन की इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। काला, हाँ, ये दो डॉट्स लगाते हैं, और लेफ्ट हैंड पे हम 12 प्लस। ये जिसको हैप्पीनेस नहीं होती है, जिसको बहुत ही डिप्रेशन के शिकार, ये दोनों लगाएंगे तो खत्म हो जाएगी। 7 डे में खत्म हो जाएगा। 7 दिन में जी आपने एक डॉट ब्लैक ऊपर लगाना है, एक ब्लैक डॉट नीचे लगाना है, डिप्रेशन कम हो जाएगा। यहाँ पे आपने 12 प्लस लिखना है, जो मेरे इस वक्त लिखा भी हुआ है 12 प्लस, वैसे गेम 12 की है, 12 प्लस आपने लिखना है, ठीक है।
और उसके बाद जी आपने वो जो ब्लैक वो डॉट जो लगाने दूसरा था पार्किंसन, पाकिस्तान, हाँ हाँ, हाँ, जिसको राशा भी बोलते हैं उर्दू में। तो इसके लिए इजी है कलर से इलाज। ये ब्राउन रंग की टोपी पहने अगर मर्द है तो, अगर औरत है तो स्कार्फ पहने ब्राउन कलर का। और लेकिन धूप लगनी चाहिए फिर उस पे। धूप वूप छोड़ो ना, डे हो देखो बात सुनो, वो तो ज्यादा है ना, औरतें कहाँ जाएंगी बाहर, क्यों नहीं जाएंगी? बस सहन में काम कर लें थोड़े से। धूप डायरेक्ट नहीं, उसकी शाइनिंग हो। ओके, हाँ मतलब डे लाइट हो बस। हाँ डे लाइट हो, हाँ रोशनी आप ये कर ले। और सिंपल से एक ब्राउन रंग का कोई मार्क कर ले इधर और इधर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह विदाउट मेडिसिन महीने दिन में फर्क आ जाएगा। अच्छा, अब मैं बताऊं उनका, देखिए कुछ लोग B12 की कमी लाजमी होगी, B12 आप लें। अच्छा क्या होता है कि हम मैदे के अमराज के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं ना, उससे हमारा B12 कम हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, उसके अलावा गुस्सा भी करते हैं तो उनका जिस्म कांपने लगता है। तो ये आप सही कह रही हैं कि बॉडी अलामात आपको बताती है। इसके लिए हर्बल रेमेडी बेस्टेस्ट है कि आप कैमोमाइल टी पिएं और मशरूम्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आप यकीन करें कि आपकी, जब आप 1 महीना ये कर लें, अल्लाह करे आपको फ़र्क आ जाए, नहीं आए ना इसके साथ तो फिर आप कोई नहीं, हाँ दोनों चीज़ें साथ हो सकती आप जो है ना ये ज़रूर लीजिए। और दूसरी बात है कि होम्योपैथिक में भी इसकी बहुत अच्छी दवा है एनाकार्डियम, जो काजू नट से बनी हुई है। काजू का इस्तेमाल कीजिए, जैसे काजू पीस कर। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ होते हैं, मेरी अपनी जो है ना प्रैक्टिस में है कि उनको आगे जाके राशा हो जाता है। अच्छा, ओके, तो ये प्लीज आप जरूर जो है ना, जो मैंने मशरूम्स का बताया वालों के पास जाना है। एक शॉर्टकट बता रहे, एक उनके पास सुनने, हर चीज में शॉर्टकट नहीं चलता। नहीं शॉर्टकट निकालना है, दुनिया बहुत छोटी है। जी जी जी, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अभी आपने इतनी सारी कॉल्स ली, सबका कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबकी रेमेडीज डेफिनेटली वर्क करती होंगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल रूट पे जाएं, द थिंग इज कि पीपल आर लाइक लोगों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं। फॉर एग्जांपल दर्द हो गया तो बस अब आराम करेंगे, आराम करना है, ठीक है, मेडिसिन खा लेंगे, ठीक है, ऑयल यूज़ कर लेंगे, लेकिन स्टिल आप वो सब कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मतलब बोला है ये बात कि मेक योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव। अगर आप 30 मिनट्स ऑफ डे वॉक करेंगे, या कोई भी लोग कहते हैं फीमेल्स मोस्टली कहती हैं यू कैन डू एनीथिंग ना, मैं बता रही हूँ। लेकिन तेल तो बात पे आपको तब तो मसाज वगैरह तो चाहिए होगा ना, जब आप वॉक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अब फीमेल्स क्या करती हैं, हम लोग घर के पूरा दिन तो काम कर रहे होते हैं, हम तो फिजिकली एक्टिव होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो एक्सरसाइज स्ट्रक्चर्ड होती है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल जो एक्सरसाइजेज होती हैं पूरी बॉडी की, जैसे नमाज पढ़ना है, नमाज जब पढ़ते हैं तो आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है, तो वो एक तरह से वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। अब आप नर्व इम्पिंजमेंट की बात कर लें कि नर्व दब रही है, ठीक है, हम उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसको रिलीज करने के लिए मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, कलर थेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने बात की फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जाएंगे तो क्योंकि आगा हमारे साथ मौजूद है किचन में, तो एक और बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट रेमेडी है, उसको मत भूलिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करें क्योंकि जोड़ों के हवाले से, और क्योंकि यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, हम हिकमत के हवाले से बात भी करें। हकीम आगा गालिब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिलाल भी मौजूद हैं जो कि हिजामा एक्सपर्ट हैं। और दुनिया से हवाले से बात करिए, अब आप देखते हैं कपिंग थेरेपी जो वो कितनी टेनिस प्लेयर्स में आप अक्सर उनको देखते होंगे, जी ये निशान क्या पड़े हुए हैं, एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स जो है वो अब ये करा रहे हैं। जो कलर थेरेपी है वो कितना वर्क करती है, हम अपने घरों में रंग करते हुए भी 100 बार सोचते हैं कि अच्छा कौन सा रंग करना है, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमने बेडरूम में कैसा कलर करा देते हैं जिसकी वजह से वो गुस्सा चढ़ता है और मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है। तो आप कहते हो भाई ये कलर क्यों करवाया था, दूसरा कलर करवाएं। बच्चों का ब्रेन अच्छे तरीके से एक्टिव कैसे होगा, ये बच्चों के लिए कलर कौन सा अच्छा है, उनके भी कमरों के कलर्स हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। होम्योपैथी के हवाले से भी हम बात करें, और बल्कि साहब एक बार फिर से किचन में चलेगी, लेकिन कलर्स पे ज़रा मैं आती हूँ क्योंकि कलर्स पे बात करनी है। ये अच्छा डॉक्टर नज़र, वो जो हम उस पर कलर्स के हवाले से बात कर रहे थे, कमर की दर्द का हमें मसला हो, आपने ये हमें घुटनों के दर्द का तो बता दिया, अगर कमर में अगर हमारी दर्द हो तो कौन सा कलर?
डालकर? देखो सूजों के हिसाब से ये कमर है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड है पूरा, समझे ना। अगर लोअर बैक में है तो इधर, सेंटर में तो इधर, और अपर साइड है तो ये। आपको पहले तो देखना है कौन सी हिस्से में दर्द है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, ये पूरी लाइन लगाए रेड कलर, ओके, और इसको थोड़ा थोड़ा पुश करना है। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा कैमरे में हाथ से, हाँ ये ज़रा देखें, दिखाएं भी, हाँ। पुश भी करना है इनको। और ये तो कलर मैं चाहती हूँ सामने वाला कैमरा आपको पकड़े, ठीक है, वो सामने वाले कैमरे को एग्जैक्टली। और इसका एक दर्द का एक नंबर भी है। अच्छा, नंबर भी, और नंबर क्या है इसका? ये पूरी बॉडी पेन का है, कहीं भी दर्द होता हो, आप अगर उस पॉइंट पे नहीं भी जा सकते तो नंबर लिख सकते हो। $6.3625। ये तो फिर वो तो नंबर्स वाली बात होगी, हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि नंबर से जादू भी होता है, तो ये क्या नंबर है? ये रूहानी इलाज है, ये मिस्र में होता है। अच्छा। मिस्र की थेरेपी है। अच्छा, ठीक है। इन नंबरों से इलाज होगा। आपको तेजाबत हो रही है, एसिडिटी हो रही है, एक नंबर लिखूंगा आपको 10 मिनट के अंदर। मतलब यहाँ पे जैसे इस साइड पर जहाँ मैं घड़ी वाला पहनती हूँ, ये राइट में करना है। अच्छा, ये राइट पे करना है, ठीक है। तो ये नंबर्स की लिखने की जगह यही होगी, राइट पे। नंबर दोबारा दिखाएं जी, नंबर दिखाएं जी, नंबर दिखाएं और कैमरे को दिखाएं। नंबर है जी 6.3625। यहाँ पे आपने इसको लिखना है, और ये मिस्र में आपने कहा कि इलाज पूरी बॉडी पेन में कुछ भी हो, पूरी बॉडी का पेन है। और लोगों का आजकल हार्ट का बड़ा मसला चल रहा है, बहुत वीक हो रहे हैं, मुख्तलिफ मसाइल है। ये तो एक हार्ट का डायरेक्ट सूजों का पॉइंट है जी। इस पे रेड कलर करना है और पुश करना है, पुश लाजमी है, दबाना है उसको ऐसे। हाँ, कुछ भी करे आपने इसको दबाना है। और इसका डब्बर है 66, लेकिन कलर के हिसाब से चेंज होता जाएगा। ये हार्ट का है तो रेड, अगर पेन का है तो ब्लैक। डिप्रेशन का भी आपने ब्लैक लगाया था? हाँ, डिप्रेशन का ये है। ये करके देखे, आजकल बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के सबसे ज़्यादा प्रेशर पे जा रहे हैं बिजली का बिल सुन के। पूरा ठीक, वही डिप्रेशन का वही कि छोटी उंगली पे ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 7 कलर है, क्योंकि जब तक बैलेंस कायम है तो सही है। सर दर्द का हम कैसे कलर कौन सा कलर? अगर सर में दर्द हो ये थम है ना, ये सूजों में है ये सर। अभी उसमें भी देखना है आपको। आपको फ्रंट में दर्द है तो यहाँ दबाना है, बैक में तो इधर दबाना, साइडों में तो ये। अच्छा, यानी कि अगर यहाँ पे दर्द है तो आपने ये दबाना है, अगर इधर दर्द हो तो पीछे नाखून वाले साथ दबाना है। जब बीपी होता है तो ज्यादा ये खींचता है बैक साइड, तो इसको ऐसा करो कि थोड़ी देर के अंदर इतना फास्ट आ जाइए। ये जो नकल्स में कुछ लोगों की दर्द होती है, उंगलियों के इसमें नकल्स में, इसका ताल्लुक होता है गर्दन से 80%, क्योंकि नमनेस, क्योंकि हम बड़ा तकिया यूज़ करते हैं, छोटा यूज़ करना चाहिए। और कितनी की आदत होती बाजू को सर के नीचे दबाने की, वो भी बहुत बुरी आदत है। अमूमन उसके हाथ सुन देते हैं, शोल्डर सुन देता है। तो ये जिसकी ये उंगलियां सुन होती हो, ये इसको ऐसे ट्विस्ट करे सिर्फ अंगूठे को, ये हमारी पूरी गर्दन है, ये सही हो जाएगा। और इसको 2 मिनट करके दबा दीजिएगा, बच्चे गर्दन ही दब गई। आराम, अच्छे तरीके से करना। हाँ, आराम से ना, इसमें नहीं दिखा। हाँ, नहीं, ये गर्दन नहीं दबेगी। हाँ, तो ये काट दूंगा गर्दन थोड़ी कटेगी। ये तो रिफ्लेक्सिंग पॉइंट है ये, समझे? ये स्विच बल्ब तो नहीं है ना। इसकी समझ ज्यादा आ रही है। नंबर काम नहीं किया भाई, वो क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, पढ़ी लिखी ज्यादा समझ पाते हैं हमसे। हाँ, नंबर मिटा दे, पता चल जाता। अच्छा, किस पता नहीं, इन्होंने नंबर जो लिखा था 21 मेरा दिमाग बंद करने के लिए, 21 और ब्रेक में ना। नहीं, रियली ये लोग कभी। अच्छा, ये जो अब बात सुने, वैसे अब सीरियस होकर पूछ रही हूँ। अभी जैसे आपने ब्रेक में इनका एक नंबर लिखा था कि जी दिमाग को अगर बंद करने की 21 नंबर,
हमें अक्सर बहुत ज़्यादा सोचें आ रही होती हैं, हमें अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होता है, मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ। तो ऐसी क्या चीज़ें जो मैं कहूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा सा चल रहा हल्का सा बंद और मैं सो जाऊँ, सोचे चली जाए, वो क्या अच्छा नंबर है? सोना है ना, नींद करनी है। हाँ, वो तो लोगों को प्रॉब्लम तो है इसमें। ये लेफ्ट हैंड पकड़ लेना, ये 1 2, ये मैं अभी आपको लाल से निशान करके बताता हूँ, लेकिन लगाना है लाइट पिंक, ये 3 पॉइंट। इतनी गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। ये रेड कलर है बस है, रेड कलर। आपने डॉट्स लगाने से यहाँ बस ये पिंक लगाना है, पिंक लगाना है। ओके ठीक है, आपने डॉट्स लगाए इधर, 2 डॉट्स इधर लगाए और एक इधर, एक ऊपर पे इंडेक्स फिंगर के नीचे लगाया। जिसको 2 घंटा नींद आती है, फिर खुल जाती है, फिर आती नहीं है, ये सब क्लियर कर देगा। और 3-4 दिन के बाद ऐसे गहरी नींद होगी कि आपको कोई हिला के उठाएगा, फिर उठोगे। यानी कि इतनी आपको अच्छी नींद आने लग फिर ये छोड़ देना कलर लगाना। जब आप देखो कि एक मसला सॉल्व हो गया तो छोड़ दो। अच्छा देखिए, कलर थेरेपी को ना हम वो इजीली से, अभी जैसे हमारी टीम मेंबर ही हैं, उनकी गर्दन में बहुत पेन हो रही थी और उन्होंने ब्रेक में आके लगवाया, उनसे कलर लगवाया और उसके बाद दबाया। तो अभी मतलब वो काफ़ी देर से सुबह वो सेट पे भी नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो काफ़ी लाइक आई एम फीलिंग मच बेटर। तो ये वाकई जो इसका है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप बाकी टेस्ट ना करें। 7 डे होना चाहिए, 7 डे। लेकिन देखिए इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम बाकी टेस्ट ना कराएं, इसमें बात नहीं, तो वो आप तो ही सारा मानते हो ना। कराएं। वो तो आपको कराना ना, वो वरना कहेंगी मैंने जितना पढ़ा है दवाओं से कभी नहीं रोकता हूं, समझ में नहीं आ रही, वो कहेंगी मेरा करियर खत्म हो गया। नहीं ये एक्स्ट्रा है। हाँ, समझे ना कि वो आपको जल्दी सही कर देगा। और मैं कोई दवाई नहीं छोड़वाता, मेरे पास मरीज आते हैं, मैंने जो करना है करो, क्योंकि उनकी सारा फोकस दवाओं पे होता है, हमारे ट्रीटमेंट पे नहीं होता। हाँ ये भी। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर बिलाल, देखिए जैसे ये प्रेशर पॉइंट्स पकड़े कि अच्छा कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स पर उनको दबाना है, और जो बता भी रहे हैं, और जो हिजामा है उसमें भी एग्जैक्टली यही कि आपको पता है कि पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सुन्नत के 2 पॉइंट्स हैं और बाकी जो, अगर हम ये जो हड्डियों के पेन के हवाले से जब बात करें और हम स्पेसिफिकली जोड़ों के पेन के हवाले से बात करें, तो इनके प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं? इसमें देखें, जैसे हम अगर नी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर इसकी अटैचमेंट्स होती हैं ना, जैसे ये हमारी सामने पटेला है, जो सामने वाली हड्डी है, वो ऊपर जुड़ी हुई है हमारे क्वाड्रिसेप मसल के साथ एक टेंडन के ज़रिए से, तो जहाँ पर उसकी अटैचमेंट है यहाँ हमारा पॉइंट है। फिर इसी तरह ये कोलैटरल लिगामेंट्स हैं जो दोनों तरफ से, ये ऊपर वाली फीमर और नीचे जो हमारी टिबिया फिब्यूला हैं, जो नीचे की बोन्स हैं, उनको आपस में जो बांध के रखते हैं वो कोलैटरल लिगामेंट्स कहलाते हैं। तो जहाँ उनकी अटैचमेंट्स हैं वहाँ उनके पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ ऊपर और इधर नीचे। और इसी तरह से अगर हम जैसे कभी बाज़ औक़ात बहुत रेयरली ऐसा होता है हमारे पास आते हैं ट्विस्ट होने के बाद ACL टीयर के पेशेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ में बहुत कॉमन होता है ये, यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो होता है, तो वो उसके लिए भी हम लगाते हैं। अगर वो पार्शियल टीयर है तो वो ठीक हो सकता है हिजामा से, मतलब उसकी हीलिंग स्पीडअप हो जाती है। अच्छा हिजामा से जो मेन काम होता है ना, वो एक काम होता है, वो होता है ब्लड सर्कुलेशन की रिस्टोरेशन, यानी कि हिजामा से ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाती है उस पूरे एरिया की। बाकी जो काम है ना वो नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन से खुद ब खुद होता है। अब हमारी बोन्स को और हमारे जॉइंट्स को, हमारे लिगामेंट्स को, सबको जो है वो ब्लड चाहिए, और ब्लड के ज़रिए से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब उनको मिलती हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे विटामिन डी जो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए चाहिए होता है वो हो, चाहे वो दूसरे हमारे हार्मोन्स या एंजाइम्स, सब कुछ ब्लड के ही ज़रिए से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो जब हमारे मसल्स की टोन अच्छी होती है, हमारे लिगामेंट्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, तो और दूसरी बात ये कि जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं, जैसे कि सब्सटेंस पी होता है, ऑटाक्वाइड्स वगैरह होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, वो डायरेक्टली हिजामा के थ्रू रिमूव हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अच्छा। और दूसरा जो काम होता है वो ब्लड सर्कुलेशन की रिस्टोरेशन से मसल्स की टोन की रिस्टोरेशन, और उसके नतीजे में फिर मसल जब अपनी टोन पर आते हैं तो वो जॉइंट्स को भी, अपने हड्डियों को भी अपनी जगह पर खींच कर रखते हैं, तो उससे भी जो है वो काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, और इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी, लेकिन उसमें ज़रा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। अगर अच्छा, अब तो डॉक्टर साहब तो बहुत सारे से भी आ गए जिसमें आपको ट्रीटमेंट, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि जो घुटनों की पेन होती थी तो आपको प्रॉपर सर्जरी करानी पड़ती थी, अब तो बहुत सारे इंजेक्शन भी ऐसे आ गए हैं, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें आ गई हुई हैं? रीजेनरेटिव मेडिसिन काफ़ी इवॉल्विंग फील्ड है, जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिक्स हैं, PRP ट्रीटमेंट होता है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं,
प्रोलोथेरेपी है, ये सारी इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स हैं। हाइलुरोनिक एसिड आप दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अर्ली आर्थराइटिस में पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है या मॉडरेट आर्थराइटिस है या एडवांस आर्थराइटिस। एडवांस आर्थराइटिस में लिमिटेड होती हैं ऑप्शंस, ठीक है, उसमें आप या तो फिर सर्जरी की तरफ जाएं या सिर्फ पेन मैनेजमेंट पे रखें। लेकिन जो अर्ली आर्थराइटिस और मॉडरेट आर्थराइटिस है उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है इन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, जिसमें PRP ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट है। ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं इसके। ज़बरदस्त। मतलब ये बहुत लोग सर्जरी से घबराते भी हैं ना, और सर्जरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ती थी, तो ये अब जो इलाज आए हैं वो उसे कदरे ये डिले कर सकते हैं सर्जरी को, और आपकी अर्ली अगर प्रॉब्लम है उसको क्योर कर सकते हैं। ओके, अभी आप हर्बल के हिसाब से बता रहे, मैं एक ट्रिक देता हूँ। 7 डे में ऑल बॉडी का दर्द जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा ही पंजाब में ही दर्द होता है, हार सिंगार का, कराची में कम है। हार सिंगार का दरख्त है, ठीक है। तो इसके 3 पत्ते लेने, सिर्फ सुबह बॉईल करना है इसको, जैसे कावा करते हैं। 7 डे करें, समझे, इंशाल्लाह पूरी बॉडी का दर्द चलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरी बात है, ये जो एक तेल है आसान साफ सुथरा, मैं जयपुर गया था, मेरे उस्ताद ने बताया था। तो 1 पाव सरसों का तेल ले, आधा पाव देसी लहसुन, और 1 बड़ा चमचा अजवाइन। इसको बॉईल इतना करें कि वो सब जल जाए। फिर इसको छान के रख लें। घुटने के दर्द पे, कोहनी के दर्द पे पहले लगाओ, जैसे मालिश करना है हल्के हाथ से, रगड़ पट्टी नहीं करना, समझ गए। उसके ऊपर एक थैली कोई भी हो, सोपर हो, इसको लपेट दो, इसके ऊपर कपड़ा बांध दो, समझे। कि इंशाल्लाह 3 से 4 पट्टी के अंदर अगर इसका लुब्रिकेट खत्म होगा, सॉइलिंग होगी, गैप होगा, खत्म हो जाएगा। चले, और देखिए टोटके से कुछ वो होती है कि चले तो कहते हैं ना कि चले तो चांद तक। हाँ, चले तो चांद तक। अच्छा, हमारे जी आप टोटके नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट। एक चीज में मादर साहब, टोटके और नुस्खे में थोड़ा सा फर्क है। टोटका जो है वो आजमूदा होता है, तहकीक शुदा होता है। टोटका नहीं होता, रेमेडी जो होती है, नुस्खा होता है, वो रेमेडी होता है। और दूसरी चीज़ मैं एक और अर्ज़ करूँगा, जिस तरह भी बात हो रही है सारी चीज़ों की, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत जल्दबाज हो गए, इतने जल्दबाज हो गए, कभी कभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जल्दी हील हो जाती हैं। हमें ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना। हाँ, यकीनन चाहिए ज़रूर होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतासर हो रही होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर तहम्मुल के साथ चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी सेहत के लिए भी जो रिएक्शंस हमें मिल सकते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, वो शायद हम बच सकते हैं। लेकिन मरीजों को सब्र नहीं होता। हाँ, लेकिन ना असल में वो हम देखते हैं ना कि जी जो मेहंदी लगाने का शौक होता है, जी फौरन रंग आ जाए, केमिकल मेहंदी ले, हाथ जला लिया अपना अपना के जी। और जो नॉर्मल मेहंदी होती है उसकी अपनी एक तासीर होती है, उसका अपना एक रंग है, लेकिन नहीं जी। तो इसमें आपने देखते हैं थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप मैं जल्दी जाती हूँ रेमेडी जल्दी से। अच्छा, देखिए जो खातून का एक फ़ोन आया था जिनके घुटनों में जो दर्द था ना, उसके लिए रेमेडी बता देती हूँ मैं। चोट हल्दी, आंबा हल्दी जो है ना, उसको दूध में उबाल के पिएं। और मेथी दाना अगर जिसम में बहुत दर्द है और बुखार है तो मेथी दाना उबाल कर उसमें नमक डाल के उसके मतलब कि अगर गला ख़राब की वजह से भी है, या जोड़ों में दर्द गले की ख़राबी की वजह से हो रहा है, या पेट के अमराज की वजह से हो रहा है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो मेथी दाना आपकी मदद करेगा। अच्छा, ओल्ड इज़ गोल्ड शुरू से मुर्गी के पंजों की यखनी बना के बच्चों को दी जाती थी, स्टॉक बना के। और ये देखिए हकीम लुकमान के जो मैंने उनको पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि हड्डियों की 40 बीमारियों का इलाज है। और पाकिस्तान ब्लेस्ड मुल्क है कि यहाँ आपको मुर्गी के पंजे मिल जाते हैं। हाँ, और कहीं इस तरह मिलते नहीं। और मुर्गी के पंजे वो भी पीले रंग के जो सही असल होते हैं, उसको उबालें। बच्चों को भी आप उबालें, स्टॉक बनाएं। नहीं, बच्चों को भी उबालें। नहीं, बच्चों के लिए बच्चों के लिए हाँ, बच्चों के लिए आप जो है ना उबालें, स्टॉक बनाएं, छाने, उसमें उनकी चीजें डाल के दे दें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक बूटी है बिदारी कंद। यहाँ पे ये देसी मुर्गी के पीले पंजे होते हैं या फिर फार्मी मुर्गी के भी पीले पंजे होते हैं? नहीं, मिस्री जो होती है ना, जो वो होती है, वो नहीं, जिनके काले सफ़ेद वो नहीं हो, जब पीले पंजों वाली, चाहे वो फार्मी हो, वो आपके लिए बेहतर। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बूटी है बिदारी कंद, बहुत ज़बरदस्त होती है ये। अगर कार्टिलेज का मसला हो रहा होता है, या आपको पहले हड्डियों में जैसे ठक ठक की आवाज़ें आना शुरू हो जाए, तो उसको पीस के पाउडर बना लें। ये आप जो है ना थोड़े से पानी में डाल के
दिन में 2 बार ले लिया करें। पहले आप इस्तेमाल करें तो 1/4 टीस्पून से इस्तेमाल करें, ½ टीस्पून तक जाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आखिर सलाजीत मिनरल्स है, वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप मेल फीमेल जेंडर का कोई मसला नहीं है। अगर हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ख़वातीन के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी आपके कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा है, तो सलाजीत आपकी दवा है, बशर्ते वो असली हो। आप वो मतलब कि एक जो है ना चने की दाल के बराबर इतने से दूध में, गर्म दूध में इसको स्टर करें, असर के वक्त पिएं। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ जो दूध का इस्तेमाल सूरज के साथ करें, तो असर के वक्त आप पीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा आज जी आप अपने, अच्छा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? इसमें ऐड कर रही थी, जैसे गालिब साहब ने बात की कि हम लोग जो है वो रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं या ट्रीटमेंट की तरफ, तो मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आराम नहीं आया तो दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ चले गए, तीसरे के, तो सब्र और तहम्मुल के साथ करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज को उतना टाइम दें कि वो आपको असर करे, ना कि आप मतलब वही बात है ना, मिनटों में रिजल्ट चाहिए। हम तो वो कॉम है कि जो सुबह अगर डाइटिंग शुरू की होती है ना, तो रात में ही अपने आप को शीशे में देखने लग जाते हैं कि हाँ कोई फर्क नजर आया। हम तो वो कॉम है। तो हमें कंसिस्टेंसी को पार्ट बनाना चाहिए, ताकि कोई भी ट्रीटमेंट है, एक डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे डॉक्टर की तरफ चले जाते हैं, उस दवा को असर होने का टाइम ही नहीं देते। तो एक तो यकीन, दूसरा कंसिस्टेंसी आपका बहुत ज़रूरी है इस चीज़। आपने बहुत अच्छी बात की यकीन की कि आप जो इलाज आप करने जा रहे हैं, आप ये जितने आमिल बाबू के पास भी चले जाते हैं, विच यू शुड नेवर, और आपको पता है उनके पास, अगर उनके पास कोई इलाज होता तो वो खुद किसी अच्छी जगह पे बैठे होते, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि ये आपका ना नफ्सियाती तौर पे तो आप ऑलरेडी कन्विंस्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप भी नफ्सियाती तौर पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ भी मैं एक पढ़े लिखे बंदे के पास जा रहा हूँ जिसने पढ़ा है मेरी दर्द के बारे में, और ये जानता है मेरी तकलीफ के बारे में और इसका क्योर क्या है। तो अगर आप यकीन के साथ जाए ना, और आप में लगन भी हो कि हाँ भी मैंने टिक के अपना कुछ काम करना है, तो चीज़ें कंसिस्टेंसी जो है उससे चीज़ें मेरी हो जाएंगी। क्यों डॉक्टर साहब, वैसे कितना मैटर करती है ये कंसिस्टेंसी? देखिए, हम भी जब पेशेंट को गाइड करते हैं तो हम सबसे पहले पॉस्चर केयर बता रहे होते हैं पेशेंट को, डाइट के बारे में बता रहे होते हैं, फिर मेडिसिन का रोल आता है, और उसके बाद फिर दूसरी ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी डेली रूटीन को एडजस्ट करें, एक्टिविटी लेवल, जैसे अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, ओल्ड एज में लोग मोबिलाइज नहीं होते, तो उनकी कैल्शियम डिपॉजिशन ख़त्म हो जाती है, मतलब कैल्शियम बोन से निकल जाता है। तो इसलिए एक्टिविटी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बोन्स एक लिविंग ऑर्गन्स है और मुस्तकिल बोन बन रही होती है, पुरानी बोन टूट रही होती है। तो अगर आप अपनी एक्टिविटी नहीं रखेंगे तो वो बोन बनेगी नहीं प्रॉपर। तो इन चीज़ों को ज़्यादा भी बात कर रहे थे कि वो जो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट जो कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं, वो कितना खौफनाक होता है हमारे लिए। जी देखिए, हर एज लेवल के लिए कैल्शियम रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे मिडिल एज में, चाइल्ड बेयरिंग एज में वुमेन्स होती हैं, उनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एक प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में आपकी 1200 एलिमेंटल कैल्शियम आपको डेली लेना है। ठीक है। इसी तरह ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन्स जो होती हैं उनमें भी 1200 कैल्शियम है। बाकी अगर नॉर्मल लाइफ है किसी की जिसमें चाइल्ड बेयरिंग नहीं है, तो उसमें 500-600 कैल्शियम पर डे आप ले सकते हैं। वो किस सूरत में ले सकते हैं? देखिए, कैल्शियम देखिए डाइट से तो लेना ही लेना है। डाइट का मैं ये कहती हूँ कि अगर आप मिल्क इंटेक नहीं कर सकते, आप शेक्स बना लें, आप स्मूदीज बना लें। और वो जो कैल्शियम की गोलियाँ भी मिलती हैं, मुझे बताएं, बहुत से लोग ना उसके लिए सुबह निहार मुँह भी वो ले लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे कहा जाता है कि नहीं, वो काम ही तब करती है जब आप उसको खुराक के साथ, खाने के साथ खाएं। जी, कैल्शियम आप ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, वो मसला नहीं है। बट ये कि आप अपना रूटीन को एडजस्ट करें, ठीक है, और उसके साथ साथ आप अपनी एक्टिविटी लेवल को एडजस्ट करें। पॉस्चर्स का बड़ा रोल है। जैसे 2-3 पेशेंट्स हमारे पास अभी जो आए, उनको गर्दन की तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है। मोस्टली जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं वो एक ही पोजीशन में लॉन्ग आवर्स तक सेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल इश्यूज़ हो जाते हैं। सर्वाइकल इश्यूज़ होते हैं, फिर उनको लोग मेडिसिन पे डाल देते हैं। जो डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं सर्वाइकल पेन में नहीं देनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट ही अलग है, लेकिन लोग उनको डिप्रेशन की मेडिसिन दे के और उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में डाल रहे होते हैं, और वो सर्वाइकल वहीं का वहीं होता है। तो प्रॉपर ट्रीट करवाएं, इवेलुएट करवाएं, किसी ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को दिखाएं, उस लिहाज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 2-3 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं और उनको प्रॉब्लम उनका वहीं का वहीं है।
प्लस उसके साथ डिफरेंट साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट। अगर आपके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स ही मिलेंगे। और फिर हम कहते हैं कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ा, अब मैं ये कर लेता हूँ, अब मैं ये ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, और हमारी साइकी होती है हमारी आवाम की के टैबलेट फॉर्म में कोई चीज़ मिल जाए उससे ट्रीटमेंट हो जाए। हाँ, उससे और हर कुछ चीज़ नहीं, का बस इलाज टैबलेट टैबलेट नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो मेरे पास आके कहते हैं आप फक्की तो नहीं देंगी ना। मैं कहती हूँ आपको होम्योपैथिक चाहिए तो बताइए, कड़वी नहीं देना, फक्की नहीं देना। अच्छा, कुछ लोग हेलिकोबैक्टर पायलोरी, एच पायलोरी, अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी बाज़ औक़ात मैंने देखा है वो एंटी डिप्रेसेंट खा रहे होते हैं। तो फिर एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी दवा आप डॉक्टर से पूछे बगैर आप खा रहे हैं और 3 महीने से ज़्यादा खा रहे हैं तो अपनी किडनी का ख्याल करें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी किडनी आपकी अद्वियात की वजह से आप जो है ना टाटा बाय बाय हो रही होती है, बिल्कुल अद्वियात की वजह से। तो बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखें। और दूसरी बात है कि B12 कम होने लगता है जब आप कोई भी ऐसे ग़िज़ा लेते हैं। जैसे कैल्शियम का है तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी तो काम करे ना। कैल्शियम आपकी बॉडी पे जज्ब कितना होगा, कैसे होगा, किससे होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए। ओह, ये तो बताया। वैसे हाँ हम चले कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम को जस्ट करने के लिए सबसे मेन जो है विटामिन D3। विटामिन D3 लेना बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के साथ। विटामिन D3 किस चीज़ से मिलेगा हमें? विटामिन D3 नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे धूप में है, लेकिन उसकी कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तकरीबन 30 to 35% लोगों में विटामिन D धूप में रहने के बावजूद कम है। तो उसके लिए हम लोग तो रिकमेंड यही करते हैं कि जो एलोपैथिक में कुछ कैप्सूल्स या कुछ इंजेक्शन इस तरह के आते हैं जो हफ्ते में आपको एक दफ़ा लेनी होती है। एक हफ्ते में मतलब कोर्स कर लीजिए। ऑब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको फैट लेना होता है। फैट आपको जो है ना नेचुरल क्या करना है फिर आप बता दें। धूप ला के सर पे खड़ा कर। आप ऐसी नेगेटिव बात क्यों करते हो? आप कभी सही नहीं हो सकते। आपकी जो नेगेटिव बात सुनो, अल्लाह ने हर चीज में रखा हुआ है। हर मौसम का जो फल है उसके अंदर सब आपके लिए फायदा है। सही है, खुद भी ले लो। फिश में और किसमें बात सुनो कि अगर आप नेचुरल कोई भी कैल्शियम यूज करो किसी के कहने से, तो वो आपकी बॉडी में जितना यूज होना है होगा, बाकी निकल जाएगा। मगर जहाँ तक केमिकल है डिपॉजिट होता है। सही जी। अच्छा, विटामिन डी नेचुरली जो है ना, एक तो धूप से एक्टिवेट होता है, मिलता नहीं है, वो कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है स्किन की पहली लेयर के नीचे। उसके लिए ओमेगा 3 कंटेनिंग जो चीज़ें होती हैं जैसे अखरोट है या जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल भी उसमें हेल्प करता है, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन में भी और उसको बढ़ाने में भी। तो ये भी लिया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि एक और होता है, एक और विटामिन है जिसको विटामिन K2 कहते हैं। तो विटामिन K2 जो है ना वो बोन स्पेसिफिक होता है, यानी विटामिन डी एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को, लेकिन वो कहीं भी करा सकता है। लेकिन विटामिन K2 बोन स्पेसिफिक होता है, वो सिर्फ बोन में डिपॉजिट कराता है उसको। वो यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यानी हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं ताकि ये जो आर्टरीज में और पथरी ना बनाए। वो अगर कैल्शियम एक्सेस होगा ना तो गुर्दे की पथरियाँ बहुत लोगों को बनती रहती हैं बार बार, उसकी वजह होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। और देखिए, हमने हर तरीके से कोशिश की कि आपके पास क्योंकि हर इलाज एक अपनी सिग्निफिकेंस रखता है, तो हमने हर इलाज जो है वो आपके सामने रख दिया कि कैसे आप को अगर एक जगह से आपको आराम नहीं मिलता है तो आप दूसरी जगह भी जा सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बशर्ते की ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।